आज बजट पेश हो गया। बजट के अंदर बहुत सारे मामलात की एदाद शुमार और वादों समेत बौछार है, लेकिन बजट पेश होते हुए अपोजिशन की तरफ से भी बौछार आई। किताबों को डेस्कों के ऊपर पीटते रहे, हंगामा बरपा रहा। फाइनेंस मिनिस्टर अपनी तकरीर करते रहे, लेकिन अपोजिशन न चूकी। उमर अयूब साहब की तवानाई दीदनी थी। जिस ज़ोर से वो डेस्क बजा रहे थे कि लगता है कि शायद हुकूमत को पीट रहे हों। अपोजिशन की तरफ से इस किस्म के रवैये फेमिलियर हो गए हैं, लेकिन ये जानते हुए और मानते हुए कि पाकिस्तान किन हालात से दो चार है। हमारी तवक्को ये थी कि एतराज़ात भरपूर होंगे, लेकिन इस किस्म की हंगामा एराई जब तमाम दुनिया हमें देख रही है कि हमारे अंदर के मामलात क्या हैं, शायद इससे इज्तनाब बरता जाए। अपोजिशन का ये मानना है कि हुकूमत ने हमारे लिए कोई रास्ता छोड़ा नहीं है। अगर हम हुकूमत पर तनकीद करते हैं तो हमें नंगे कौम और मुहब्बे वतनी के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। अगर हम खामोश रहते हैं तो हमारी गर्दन नापी जाती है। तो बजट का मौका हमारे सामने है, हमने हुकूमत को धर रगड़ा देना है। बजट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हुकूमत को रगड़ा जा सकता है। ये सवाल आने वाले दिनों में आपके सामने आएंगे, इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अमूमी बहस का हम आगाज़ करते हैं। हमें बड़ी खुशी है कि परवेज़ मलिक साहब जो वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN के मरकज़ी लीडर हैं और एक्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस में। आपका बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर। बिग डे। आपकी शायद तवक्को तो वही होगी जो अपोजिशन ने किया, या आपका ख्याल था कुछ इंगेजमेंट हुई हो, उनको कहा जाए कि ये ना करें, सारी दुनिया देख रही होगी, विजुअल्स बाहर जाएंगे, हिंदुस्तान भी देख रहा है, इस किस्म की कोई बात हुई पहले कि नहीं? देखिए तलत साहब, मेरे ख्याल से पिछले महीने डेढ़ के अंदर जिस किस्म के वाक़यात गुजरे हैं ना, जिसके अंदर आपने ये देखा है कि अगर आपके दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक हो तो आप अपने से कहीं गुना बड़े दुश्मन को, अपने कहीं गुना बड़े चैलेंज को सरमाउंट कर सकते हैं। तो मेरी तो ज़ाती तौर पे ये ख्वाहिश थी कि बिल्कुल वो कीड़े निकालें जो खामियां इस बजट के अंदर हैं, उसकी निशानदही करें, पर तहजीब और जो पार्लिमानी रिवायात हैं उनके दायरे के अंदर रहते हुए। पर चलें, उन्होंने जो भी अपना किरदार दिखाना था, जो भी करना था वो कर लिया। पर कम से कम अब 2 दिन के वक्फे के बाद जब डिबेट शुरू होती है तो मेरी उम्मीद ये है कि जो पाकिस्तान की माशी हकीकतें हैं उनको सामने देखते हुए, जो खित्ते की सूरत हाल है उनको सामने रखते हुए, कम से कम उन्होंने ये जो बैंड बाजा और ये जो किताबें बजाना था वो बजा लिया। अब कम से कम आके कोई पॉजिटिव अपनी इनपुट देंगे इस प्रोसेस के अंदर। आप कर रहे हैं उनको मानना ये है कि हमारे से कोई इंगेज नहीं करता, स्पीकर साहब जो है वो बिल्कुल जो है ना लिफ्ट नहीं कराते। सर एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। एक आपकी हाउस की एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है जिसके अंदर ये बैठ के सारे मामलात तय होते हैं। इस हद तक तय होता है कि कितने घंटे आपने ऑपोजिशन के MNAs को बात करने के लिए देने, कितने घंटे आपने हुकूमत के MNAs को बात करने के लिए देना है। पर अगर आप घूम घुमा के सारा मामला कैदी नंबर 804 के ऊपर ले आए तो उसके बाद मुझे बताएं रास्ता किस तरह से निकलेगा। अब वो लीडर है ना सर, देखें हमारे कायदीन के साथ भी बहुत सी ज्यादतियां हुई हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को भी इकामे के ऊपर निकाला था, शहबाज शरीफ साहब को भी इन्होंने कितने महीने जेल में रखा था, राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर हीरोइन डाली थी। तो आफ्टर दैट आपको मुल्क के जो अपने मफादात हैं उनको कहीं ना कहीं आके तो अपनी जाती सियासत से अलग करना पड़ेगा ना, उनको कोई ना कोई नहीं पड़ेगी। आज जिस किस्म के चैलेंजेस आपके सामने हैं, मुझे बताएं क्या ये रवैया ठीक है? चलें, हमने भी पास्ट के अंदर बहुत से ऐसे काम किए होंगे जिनके ऊपर आज शायद हमें भी नदामत हो, पर कहीं तो ये प्रोसेस करेक्शन का शुरू होगा ना। तो क्या जंग के बाद, हिंदुस्तान के हमले के बाद, 300-300 मिलियन डॉलर के जहाजों के हमले के बाद, जिनको हमने 20-20 मिलियन डॉलर, 30-30 मिलियन डॉलर के जहाजों से गिराया, क्या उससे भी हमने कोई सबक नहीं सीखा? तो कम से कम इन चीजों के ऊपर तो इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम लेकिन आपको ख्याल है कि दो दिन के बाद शायद आपकी उम्मीद ये है आपकी उम्मीद ये है, होता है नहीं होता है, बात है। बजट के ऊपर आ जाते हैं सर। हम जब बजट को देखते हैं तो जाहिर है जो तकरीर हुई हमने वो भी देखी, उसके बाद हमने उसका मतन भी पढ़ा, फिर हमने रेवेन्यू साइड भी देखी। हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं है, यानी हमें जो पैसे चाहिए जो स्टिमुलेट करने के लिए इकोनॉमी को, रेवेन्यू जनरेट नहीं हम कर पाते ना। बहुत मुझे भी इसके अंदर लगता है कि इधर से कतरी इधर से कतरन। वाकई हमारे पास स्पेस है, जो आपने अहदाफ सेट किए होंगे ना, ज़रा इकोनॉमी बढ़ेगी तो, और बढ़ोतरी के लिए आपको रेवेन्यू जनरेट करना है आपके पास स्पेस किसी जगह पे नजर आई है बजट में? सब गुजारिश ये है कि आपका ये जो तरक्की का सफ़र है ना,
ये स्टेबलाइजेशन के ज़रिए ही गुजरेगा, जितनी मईशत मैंने पढ़ी है। देखें, आप दिवालियापन के बिल्कुल नहज पे खड़े हुए थे। आज जो एक चीज़ सेटल हो गई है वो ये है कि आपके मुल्क के अंदर इस्तेहकाम अब एंकर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ से अब आपने तरक्की, और मैं जब तरक्की की बात करता हूँ, ये वो नहीं है जो क्रेडिट कार्ड की तरक्की हमने इमरान खान साहब के दौर में देखी कि 6% पे गए और हुकूमत तब्दील हुई तो महीने पे मुंह के ऊपर गिर गई। आपको अगर इस मुल्क के अंदर वो जो बूम एंड बस्ट साइकिल की बार बार बात होती है, अगर उससे आपने बाहर निकलना है तो आपको क्वालिटी ऑफ ग्रोथ के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। और क्वालिटी ऑफ ग्रोथ की जब मैं बात करता हूं मेरी नजर में, और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के आगे भी बेपनाह दफा ये बात की है, 3 उसके पहलू हैं जिसके ऊपर आपको जांचना पड़ेगा। एक तो ये कि क्या वो ग्रोथ इंक्लूसिव है कि नहीं है, या आपके चंद पॉकेट्स के अंदर आपको बेहतरी नजर आती है और आम आदमी पीछे रह जाता है शायद इस तरक्की की दौड़ में। दूसरा ये क्या वो रिजिलियंट है कि नहीं है। आपका आज देख रहे हैं एग्रीकल्चर के साथ क्या हुआ है, तबाही हुई हुई है क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, माहौलियाती तब्दीली की वजह से। क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से नहीं हुई। मैं देखिए, मैं तो सिर्फ टच स्टोन्स बात कर रहा हूं जिसके ऊपर। एंड तीसरा ये कि कितनी देर पा है। तो आप इन चीजों के लिए आपको इस्लाहात लेके आएंगे और स्टेबलाइजेशन के जरिए, इस्लाहात के जरिए आप हासिल कर सकते हैं। अब एक चीज जो हमें तय करनी होगी तलत साहब, मेरी ख्वाहिशात भी हैं कि पाकिस्तान अमेरिका की मईशत बन जाए, पर गुजारिश को IMF का एक प्रोग्राम आपकी हकीकत है, आपको अगले 4-5 साल के अंदर $39 ट्रिलियन का डेट हम नहीं ले सकते। अमेरिका की इकोनॉमी की तरफ तो ना ही जाए तो बेहतर है। मैं गुजारिश ये देखें, इन टर्म्स ऑफ हुजम प्रोग्रेस, सर मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि आपको अपनी मईशत के अंदर जो आपकी रीफाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स है, अगले 5 साल के अंदर आपको तकरीबन $100 अरब की रीफाइनेंसिंग करवानी है, जिसका मतलब ये IMF फ्रेमवर्क आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, आपको वो सर्टिफिकेट चाहिए, उसके अंदर स्पेस ढूंढनी है। और अब मैं स्पेस पे आ जाता हूं। आपने कहा जी इस्तेहकाम के बाद जो है हमने अब जाहिर है टेक ऑफ करना है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब इसमें बाज़ चीज़ें जो है ना वो तो समझे कि फ़िलहाल तो पत्थर की लकीर है। मसलन आपके जो खर्चे हैं उसके अंदर आपने हुकूमतों के ऊपर खर्चे करने हैं, आपने कर्ज़ों की अदायगी करनी है, जो सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है, 46% है। दिफा को इस वक्त तो बिल्कुल हम नहीं छेड़ सकते, पहले भी नहीं छेड़ते थे, अब तो बिल्कुल ना छेड़ने की कोई मंतक बनती है ना कुछ। आपने पेंशनें भी देनी है, 1 ट्रिलियन रुपए के करीब आपकी पेंशनें हैं। आपने सूबों को डिस्पर्स भी करना है, आपने बेसिक इनकम सपोर्ट पे भी जाना है। तो जब ये मैं सारी कैलकुलेशन कर लेता हूँ तो उसके बाद मुझे अगले 3-4 साल में कोई स्पेस नज़र नहीं आती। तो मेरा आपसे बुनियादी सवाल ये है, जब आप कहते हैं जी कि ग्रोथ होनी है, तो ग्रोथ किससे होनी है, मतलब कैसे करेंगे ग्रोथ? ये तो सारा खर्चा ही खर्चा है इधर। देखिए तलत साहब, गुजारिश ये है कि ये ग्रोथ जो है, एक तो हमें अपना जो पैराडाइम है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। हुकूमत ने कोई चेक काट के ग्रोथ नहीं लेके आनी, हुकूमत ने वो माहौल क्रिएट करना है जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट हो। अब वो इन्वेस्टमेंट किस तरह से होगी, उसके अंदर 3-4 बुनियादी तकाजे हैं। आपको टैक्सेशन के अंदर अगर आते हैं, जो आप रिसोर्स एनवेलोप की बात करें, उसके अंदर अब अनटैक्स्ड एंड अंडर टैक्स्ड सेगमेंट्स के ऊपर जाएंगे तो ये निज़ाम आगे चलेगा, वरना ये नहीं चलेगा। क्योंकि आपने देखा है 1 मिलियन के करीब तकरीबन लोग पाकिस्तान छोड़ के गए और उन्होंने ये फैसला किया है कि ये हमें जो बोझ हमारी हैसियत से बढ़ के तनख्वाहदार तबके के ऊपर डला है, हमें काबिल कबूल नहीं है। जिसका मतलब ये रियल एस्टेट, आपको रिटेलर्स, इनके पीछे जाना पड़ेगा। और ये पहली दफ़ा है कि आप IMF का फ्रेमवर्क देखें कि शहबाज शरीफ साहब की कोशिश के एवज इन्फोर्समेंट के ऊपर IMF ने आपको तकरीबन 400 अरब की कंसेशन दी है कि वी आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आप ये 390 अरब बड़ी अचीवमेंट है। सर देखें, आज बड़ी अचीवमेंट तो यकीनन नहीं है, क्योंकि हम जितना सहूलत देना चाहते हैं उतनी नहीं दे पाए। एब्सोल्युटली। तो आप यू आर मूविंग, आपको पहली दफा मिली। आप टैक्सेशन की बात, टैक्सेशन पे आ जाते हैं। मैंने ये देखा है, आपने कहा कि जी लोग जा रहे हैं, बजट के अंदर भी ये लिखा गया कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, फिर आपने उनके लिए कोई एहतमाम किया। आपने कहा जी के 1% हम कम कर देते हैं 1 करोड़ के ऊपर। वो मैंने हिसाब लगाया कुछ 7,000 रुपये बचता है। मैं वैसे, अब मेरी बात सुन लेना, सही है। और ये लगाया भी टैक्स आप ही नहीं था पिछले बजट। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने पहले टैक्स लगाया 10, उसके ऊपर हमें ऐड किया, लोगों ने जाना शुरू कर दिया, आपने कहा वापस लाने के लिए उसमें से 1 कम कर दे। तो तलत साहब देखिए, मैंने तो आपसे कहा कि बुनियादी असूल जो है ना, मईशत के अंदर जिस शोबे का जितना हुजूम है ना, उसके मुताबिक उसको टैक्सेशन के अंदर शेयर करना पड़ेगा। अब ये 30 लाख बंदे, सर मैं तो आपसे इत्तफाक करूं, 30 लाख बंदे, ये 500 अरब का बोझ एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो अब गुजारिश ये है कि आपने उसके अंदर क्या पहला कदम उठाया है कि नहीं उठाया, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो आप रेडिकल काम क्यों नहीं करते? देखें, रेडिकल काम करें ना। मेरी गुजारिश सुन ले, तनख्वाहदार तबका जो आपने कहा 30 का इस्तेमाल किया, 30 लाख का। अब तनख्वाहदार तबका जो है उससे आपने एंटीसिपेट किया था कि 4.25 अरब के करीब आपको मिलेगा, जो पिछले बजट में था। आपने उससे बढ़ के 5 अरब कोई 60 के करीब आपने किया है, ठीक है ना जी। ये एक तनख्वाहदार तबका है।
और जो रिटेलर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो एक्सपोर्टर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वेल्थ है, जो तकरीबन जो है ना उसके ऊपर 2000% टैक्स होना चाहिए, उधर से आप 1.5 बिलियन के मैं तो आपसे इत्तेफाक कर तो रहा हूं। आप रेडिकल मेजर्स क्यों नहीं लेते? मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, गुजारिश ये है कि एक 70 साल का डिस्ट्रस्ट है, अगर मैं वो ले भी लूँ ना रेडिकल मेजर्स, आईएमएफ उसका बेनिफिट मुझे नहीं देगा। अनफॉर्चुनेटली तनख्वाहदार तबका वो है जिसकी सोर्स पे डिडक्शन हो जाती है, सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन है, उनको यकीन है कि ये पैसा आ जाएगा। जब मैं उनको कहता हूं कि मैं तनख्वाहदार लोगों से 10 अरब जाके लेके आऊंगा, 20 अरब लेके आऊंगा, 200 अरब लेके आऊंगा, दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दैट। दे विल से कि आप कलेक्ट कर लें एंड उसके बाद हमें दिखा दें और हम उसको ईज ऑफ कर देंगे। तो आई एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म, बट गुजारिश ये एंड सरचार्ज भी जो है एब्सोल्युटली नहीं होना चाहिए। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं 1 करोड़ से, बिकॉज ये वो टैलेंट है जो आप ब्लीड कर रहे हैं, जिसको आपको पाकिस्तान को चलाने के लिए जरूरत है। मेरी ख्वाहिश तो ये होती कि आप उसको बिल्कुल खत्म करते हो, और पिछले बजट में भी आप मेरी राय आप तकरीर में भी देख लेंगे, मैंने कहा था नहीं होनी चाहिए, बट आप सपोर्ट कर रहे थे कि ये नहीं होनी चाहिए। देखें, गुजारिश ये है कि बट आज प्राइम मिनिस्टर ने आपको कमिटमेंट कि जी मैं आपके लिए आसानी, जिस तरह से ये रेवेन्यू आपके पास आता जाएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि आपकी जो अनफेयर टैक्सेशन है, देखिए 2 तबकों के ऊपर अनफेयर टैक्सेशन है, एक सैलरीड के ऊपर और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, जिसकी वजह से आपकी फैक्ट्रियां अब कंपीट नहीं कर पा रही, बंद हो रही हैं। इनको अब आप मैथमेटिकली किस तरह करेंगे, क्योंकि जो आप एक नंबर जो सैक्रोसैंक्ट है, जिसके ऊपर आईएमएफ हिलेगा नहीं, वो है प्राइमरी बैलेंस का। तो अगर आपने प्राइमरी बैलेंस मेंटेन करना है और आप इन तबकों के ऊपर टैक्स कम करेंगे, तो कहीं से आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको जब तक रिटेल और रियल एस्टेट और जो लोग अंडर टैक्स एंड अनटैक्स्ड हैं, अब उनके पीछे जाना होगा, वरना ये निजाम नहीं चलेगा। उसके लिए हमने क्या किया, मैं आपने अपने इब्तिदाइये में बताया, आई वाज मिनिस्टर ऑफ स्टेट और फाइनेंस, वहां पे हमने जो विद होल्डिंग टैक्स की रजीम थी, उसमें फाइलर नॉन फाइलर के ऊपर हमने वो 50,000 लोग जो नॉन फाइलर थे और होलसेलर थे, उनका शनाख्ती कार्ड, उनका डेटा माइनिंग करके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया। अब मुझे उम्मीद है, आई हैव अ स्लाइटली डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसके ऊपर अब हम प्रोसिक्यूट करेंगे। देखें, ये एक कानूनी तकाजा है जिसमें आपको नोटिस सर्व करना है, उसके बाद उनको कानूनी चाराजोई करनी है, अमाउंट कलेक्ट करनी है। बट आई एक्सेप्ट दिस कि उनको टैक्स किए बगैर आप ये टैलेंट ब्लीड करने को नहीं रोक सकते, और ये वो आपका सरमाया है। फेयरनेस भी देखिए, इंसाफ भी नहीं, हॉरिजॉन्टल इक्विटी का असूल है। आपके बजट का जो 5वां प्रिंसिपल है वो यही है जिसका आपने जिक्र फरमाया, तो वो आप उस पर भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने एक स्टेप ले लिया। आई विश के 1% वाला फिर ना ही करते, 7,000 मैंने 1 करोड़ पर कमा के क्या करना है। बट आई टेक देखिए, एक ये बिल्कुल ऊपर की तो मैंने आपके एक्सेप्ट, बट द वे इनकम टैक्स वर्क्स इज कि जी आपको नीचे की सारी स्लैब्स की अलाउंस भी मिलती है। अब आपने जो उसकी 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है, उसकी टैक्स की आधी कर दी। अब वो अमाउंट के अंदर बहुत छोटा है, 5,000 से उसको 2,500 रुपए या 2,500 रुपए से 1,200 रुपए की टैक्स कर दी है, बट दैट्स अ 50% रिडक्शन। अगली स्लैब जो 12 लाख से 22 लाख की है, 15 से 11% कर दी है, इसका भी बेनिफिट आगे जाना है। उसके बाद जो उससे अगली है, उसके अंदर भी 4-5% का आपको स्लैब है। इट इज नॉट क्या कहते हैं मेजर अमाउंट। उधर से लेके आप जो है, आप उधर से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बढ़ा रहे हैं। मतलब देखिए ना, आप उधर से लेते हैं और उधर से बढ़ा देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ना बढ़ाएं, लेकिन ये आप लेवल ऑफ कर देते हैं ना। नहीं, उसमें पार्लियामेंटिरियंस का भी, अच्छा पार्लियामेंटिरियंस की अगर आप तनख्वाहें देखें, स्पीकर साहब को मैं देख रहा था कितने वो नफ्स से मुतमइन्ना बन के बैठे हुए थे। वैसे मेरी भी इतनी तनख्वाह वधी होवे ना, तो मैं भी यानी आराम ना बैठा हूं। तलत साहब, मेरी गुजारिश ये है कि जो टैक्स क्रेडिट है ना, पूरे मईशत में हर सैलरीड आदमी के पास जाता है, सरकारी मुलाजमीन तक नहीं आता। और सरकारी मुलाजमीन के अंदर जब महंगाई कम हुई है, यकीनन ये 5-6-7% भी हो सकता था। वो काबीना का एक फैसला था कि जी इसको 10% मुनासिब है, और पिछली दफ़ा आपने 20-25% बढ़ाया, तो वी शुड एक्सेप्ट इट एट दैट। इतना कोई बड़ा उससे तूफान नहीं आ जाता। अब जहाँ पे आपने पार्लियामेंटेरियंस की बात की और स्पीकर साहब की बात की, मैं सिर्फ नहायती आजी से ये गुजारिश करूँगा कि मेरी सिचुएशन छोड़ दें, अपनी सिचुएशन छोड़ दें। वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए ये एक फुल टाइम प्रोफेशन है, और पार्लियामेंट के अंदर आपकी जो एक मुनासिब तनख्वाहें, आप कॉर्पोरेट सेक्टर से कंपेयर कर लें, क्या 4-5 लाख रुपए तनख्वाह एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, जिसका स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के जज का और एक लेफ्टिनेंट जनरल का होता है, क्या उसके मुनासबत से नहीं होनी चाहिए? क्या उसके नीचे जो उसका सेक्रेटरी जो उसके नीचे काम करता है, उसकी तनख्वाह उससे ज्यादा हो सकती है? आई नो सिंबलिज्म एंड ऑस्टेरिटी डिमांड्स कि आप इसको कम करें, बट मैं गुजारिश सिर्फ इतनी सी कर रहा हूं कि डिफॉल्ट सेटिंग ये नहीं हो सकती कि जी हम प्रोबोनो मुफ्त काम कर रहे हो और उसके बाद कोई वॉलंटियर करता है। पहले भी नहीं कर रहे थे जी, तो मैं 188% बढ़ाने की कोई तुक नहीं बनती ना पार्लियामेंटेरियंस। सर गुजारिश ये है ना कि 5 लाख रुपए मैंने इसकी तनख्वाह। अब पंजाब के अंदर वहां पे पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं कि जी पंजाब के अंदर जो एमपीज है हमारे नीचे, उनकी 8-8 लाख रुपए तनख्वाह है।
हमारे क्या बच्चे नहीं है हमारे, तो देर इज 10-10% करके बंदा बढ़ा देता है ना सर। वो देखें बिल्कुल ठीक है, बट प्रॉब्लम पता है क्या है, जब हम इस किस्म की हर चीज के अंदर सियासत लें ना, तो आप साल साल पॉज करके रखें, फिर इकट्ठा एक दफा फ्लड आता है और उसके बाद आपको लगता है कि जी परसेंटेज में इंक्रीज हो गया। स्पीकर और सेनेट के चेयरमैन की तनख्वाह भी रिट्रोस्पेक्टिवली आपने बढ़ा दी है। नहीं। इंतजार नहीं हो रहा था, मतलब अगले महीने की तनख्वाह भी आनी है कि नाली लग जाएगा, हमने जनवरी से लागू करना है। मैं सिंपलिज्म देखिए, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप प्राइवेट सेक्टर नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं हूं सर, मैं आपसे मगर गुजारिश ये कर रहा हूं कि मेरे इदारों के अंदर जिस किस्म के एग्जेक्टिव मौजूद हैं, उनकी मेरी तनख्वाह से 10-10, 20-20 गुना ज्यादा तनख्वाहें हैं। तो आई एक्सेप्ट योर पॉइंट कि मे बी सिंबलिज्म के लिहाज से ये मुनासिब ना हो, टाइमिंग के लिहाज से ये मुनासिब ना हो, पर मैं आपसे जो गुजारिश कर रहा हूं वो ये है कि डिफॉल्ट सेटिंग किसी मुल्क के अंदर अच्छे लोगों को रिटेन करने के लिए, उस सियासत में लाने के लिए ये नहीं हो सकती कि अपना पेट काट के, बच्चों का पेट काट के आके तुम ये काम करो। आप अगर कोई साहिब हैसियत आदमी हो तो वो वॉलंटियर करके ना सैलरी विड्रॉ करे। प्राइम मिनिस्टर साहब तनख्वाह नहीं लेते, वो अपनी डोनेट कर देते हैं। सारी बहुत से लोग हैं आपके चैनल के जो साथी हैं, हमारे भाई है, वो वहां पर तनख्वाह नहीं लेते। तो इट इज अ पर्सनल चॉइस, बट डिफॉल्ट सेटिंग ये नहीं कर सकते। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है। बिल्कुल आखिर में अगर मैं आपसे पूछूं, जो क्रिटिकल सवाल है जो अगले महीनों और सालों में बड़ा अहम हो जाएगा, आपने रेवेन्यू जनरेट करना है और आपने गवर्नेंस करनी है, इसके अंदर बजट के अंदर बड़ा एक हैवी एम्फेसिस है। इसके लिए आपको सूबों के ऊपर बड़ा रहेगा। सूबों को हम अपने हाथ से फंड्स देते हैं, एनएफसी का अवार्ड का एक तरीका बन गया है, वो एक अलहदा बहस है। लेकिन सूबों का तावन आपको लगता है जब तक सूबों ने रेवेन्यू जनरेट नहीं किया और गवर्नेंस के जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, तालीम हो गया, सेहत हो गया, इस पर काम नहीं किया, तो आपकी ओवरऑल जो शक्ल है मीशत की ठीक नहीं होगी। तो यू हैव दैट सेंस कि सूबों से मिलेगा कोऑपरेशन? आई थिंक यू हैव हिट अ वेरी फंडामेंटल इशू। और इस साल ये जो आने जा रहा है, तकरीबन 8,000 अरब ट्रांसफ़र होगा सूबों के अंदर। अब वो आपने जो इम्बैलेंस है कि जिम्मेदारियां, वसाइल और अखराजात का इन स्पिरिट ऑफ 18th अमेंडमेंट किस तरह से करेक्ट करना है, दैट इज़ अ वाइडर पोलिटिकल डिबेट। बट अब IMF प्रोग्राम के अंदर जो आपने नेशनल फिस्कल अकॉर्ड साइन किया हुआ है, इसके अंदर और प्रोविंशियल मिनिस्टर्स आर सिग्नेटरी टू दैट। तो उसके अंदर उन्होंने अपनी प्रोविंशियल सरप्लस की एक कमिटमेंट दी हुई है। तो जब तक और अभी तक वो डिलीवर भी करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम KP के गोइंग टू सिंध, पंजाब, हर किसी ने डिलीवर भी किया। देखें, बिकॉज इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। पर मैं इस चीज़ के ऊपर एक्सेप्ट करता हूँ कि सूबों को अपनी रिसोर्स मोबिलाइजेशन करनी पड़ेगी। क्योंकि तलत साहब, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, हम इंडिया के साथ अपना मुआवजना करते हैं कि जी टैक्स टू GDP 18% है वहाँ पे, पाकिस्तान में 10-11% है। वहाँ पे यकीन माने फेडरल गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो तकरीबन इतना ही है। 6-7% की जो कलेक्शन है वो उनके स्टेट्स करते हैं। तो वो क्योंकि प्रॉपर्टी उनके पास है, एग्रीकल्चर उनके पास है, इन सारे शोबाजात, अब एग्रीकल्चर 20% है, टैक्स के अंदर 1% भी उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। और वो सूबों ने कलेक्ट करना है। सर्विसेज के अंदर भी आप जानते हैं सेल्स टैक्स उनके पास मौजूद है। तो ये एक कंसर्टेड एफर्ट होगा। और मेरी तो ख्वाहिश ये थी कि वो जो नेशनल टैक्स पॉलिसी का एक यूनिट है जिसके अंदर सारे बैठते हैं, वो हमें डोनर के किसी कहने पे या अपने किसी डेवलपमेंट पार्टनर के कहने पे हमने ये ना किया होता, हमने उस चीज़ को खुद ब खुद ही रिहेबिलिटेट कर लिया होता, और जो पाकिस्तान के मफाद के अंदर है। और मैं अगेन सॉरी, आई विल टच ए स्लाइटली रॉ नोट, मैंने इस हद तक भी तजवीज़ दी थी जब पाकिस्तान हालत जंग में था कि ये जो दिफा है, देखें आज हमें हर किस्म के वसाइल उनको मुहैया करने की ज़रूरत है। वफाक के पास तो इतने वसाइल नहीं हैं, तो क्या ये दफा के जो अखराजात हैं खाली इस्लामाबाद के हैं? आप NFC के अंदर जो एडिशनल रिक्वायरमेंट आती है उसको आधा आधा सूबों से शेयर कर लें। बट उसके अंदर शायद वो बात प्रोग्रेस नहीं हुई। उसके अंदर उन्होंने काउंटर टेररिज्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। मैंने ये कहा कि बिस्प का जो 700 अरब रुपए आप ये सूबों को ट्रांसफर कर दें, इनमें से 1% आबादी जो है वो इस्लामाबाद में, यही 700 अरब की स्पेस हमें मिलेगी, हम उसको डिफेंस पे कर देते हैं। लेटर ये मामला आपको टेकअप करने पड़ेंगे क्योंकि वफाक के पास गुंजाइश नहीं है। बट एब्सोल्युटली करेक्ट। बट तलत साहब, गुजारिश ये है, दीज आर पॉलिटिकल क्वेश्चंस। इसके लिए माहौल जो आज आपको असेंबली में था वो नहीं, अपनी जात से बढ़ के पाकिस्तान के मफाद के अंदर इन फैसलों के ऊपर एक होना पड़ेगा। तभी आपकी ये जो बुनियादी फॉल्ट लाइंस हैं आप करेक्ट कर सकेंगे और पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान को उसका मुकाम दिलवा सकेंगे। अगर इतने नेक होते तो अभी तक एक होते, बट आई हैव टू लीव इट देयर। प्रोग्राम हमारा जारी है। बिजनेस कम्युनिटी क्या सोची इस बजट के बारे में? इंजन ऑफ ग्रोथ है पाकिस्तान की मईशत, क्या वो इससे खुश है या नहीं? अगले हिस्से में
नाज़रीन, हुकूमत के नुमाइंदगान ने तो वही बात करनी है जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कर दी कि बजट इससे बेहतर इन हालात में नहीं हो सकता। लेकिन जिन लोगों ने इस मईशत को खींच कर चलाना है अपने ज़ोर बाजू, उनमें से एक हिस्सा बिज़नेस कम्यूनिटी का है जो इज्तमाही तौर पर मुख्तलिफ़ अज़ला में और सूबों में चेंबर्स के ज़रिए रिप्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास सदर हैं इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नासिर कुरैशी साहब, उनका बहुत शुक्रिया, स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। फैसलाबाद के चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बतौर सदर रेहान नसीम साहब, उनका भी शुक्रिया। मियाँ अबूज़र शाद साहब सदर लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और जावेद बलवानी साहब सदर कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमारे पास मौजूद हैं। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। तो हमारे पास ये अहम तरीन चेंबर्स, दूसरे भी अहम हैं लेकिन फ़िलहाल एक सैम्पल के तौर पर अगर आप लें तो अहम तरीन लोग मौजूद हैं। तो अगर मैं क्विकली आप सब से एक एक मिनट में फ़ीडबैक ले लूँ। नाज़िर साहब, स्टार्टिंग विद यू, बजट के तो बहुत सारी बातें की जाती हैं लेकिन अगर आपको बजट में से कोई उम्मीद अफजा चीज़ नज़र आई कि ये डिफरेंट है पिछले साल से, तो क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। इनफैक्ट बजट तो हर साल तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। मेरा ताल्लुक़ इंडस्ट्री से है, तो इंडस्ट्री के लिए तो कोई ऐसी खुशाइन बात नहीं है क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट पे जाएगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिजली की कीमत मज़ीद नीचे आएगी। आईपीपीज़ जो रह गई हैं उनके साथ रिवाइज़ होंगे मुआहदे। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के लिए ये कोई इतनी उम्मीद अफजा चीज़ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्योंकि 50 दूसरी इंडस्ट्री को चलाती है, उसके लिए बड़ी हौसला अफजा बात है। बड़े अच्छे उनको पैकेज दिए गए हैं और इस्लामाबाद की जो स्टैम्प ड्यूटी है वो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगी। तो ओवरऑल आई थिंक इन हालात में, मौजूदा हालात में जो हमारे पास है उसको ऊपर नीचे करके यही तरतीब बनती थी। जो हमारे पास है रेहान साहब, उसको ऊपर नीचे करके यही तरतीब बनती थी। तो ये ऊपर नीचे होकर तरतीब बनी है या इसके अंदर से कोई तरकीब भी नज़र आती है आपको? जी बड़ा सच्ची बात बताएं तलत भाई, जिस तरह हमें उम्मीदें ज़्यादा लग गई थी क्योंकि पहली बार हिस्ट्री में हुआ था कि जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं उन्होंने फैसलाबाद चैम्बर भी और बाकी चैम्बर्स का भी विज़िट किया और हमें पहली बार एक यकीन दहानी कराई गई कि आपकी बजट तजावीज़ को हम शामिल करेंगे। और उन बजट तजावीज़ के अंदर मेरा शहर टेक्सटाइल का शहर है, एग्रीकल्चर का शहर है और यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री आपको पता है पिछले चंद सालों में बंद हो गई, बल्कि बंद नहीं होगी, स्क्रैप हो गई। और उसकी मेन वजह बिजली का रेट, एनर्जी कॉस्ट जिसकी हम बात करते हैं, और मार्कअप्स रेट थे। और हम बड़ी इस बार पुरुमीद थे, चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब से जब भी मीटिंग हुई वो भी इस पर फोकस थे कि पाकिस्तान की अगर इंडस्ट्री को चलाना है, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, तो इस रेट पर, अब कमी के बाद भी इस रेट पर आपकी ना एक्सपोर्ट्स चल सकती है ना आपकी इंडस्ट्री चल सकती है। आज बैंक के मार्कअप के अंदर 22 से 11 आ गया, बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन 11 जमा अगर उसके अंदर हम स्प्रेड करते हैं 2 से 3% का, तो 14% के अंदर स्टिल इंडस्ट्री नहीं चल सकती। जबकि आपकी कंपटीटर जो मुल्क हैं, हिंदुस्तान है या वियतनाम है या चाइना है या बांग्लादेश है, जहाँ पर 5 से 6% का मार्कअप रेट है, जहाँ पर बिजली का रेट 8 सेंट है। तो हमने जब कंपैरेटिव करना है और मुकाबला करना है तो हमें भी बिजली का रेट कम से कम 8 से 9 सेंट, जिसका हमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुशखबरी भी सुनाई थी। और आज हम बड़े पुरुमीद थे कि आज के बजट में 2 चीज़ें तो लाजमी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे होंगी। नंबर 1 कि बिजली के रेट के अंदर अनदर कमी की बात करेंगे। उन्होंने पुरानी कमी की तो खुशखबरी सुनाई कि ये कर दी गई, लेकिन क्या 65 रुपये की बिजली अगर आज 42 रुपये है तो हम कंपैरेटिव कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं बाकी मुल्कों के साथ जहां पर 8 सेंट की बिजली है। आज 12-13 सेंट की बिजली कभी भी 8 सेंट की बिजली का मुकाबला नहीं कर सकती। दूसरी बात, मार्कअप रेट्स की मैं पहले ही कर चुका हूं और हम एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी, और हमें बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हुई थी। आपने देखा ना इंडस्ट्री के हवाले से कोई चीज़ अनाउंस की, एक्सपोर्ट्स जो उड़ान पाकिस्तान का टारगेट है कि $60 बिलियन हमने करनी है विद इन 4 ईयर्स। क्या आज के बजट स्पीच में हमें कोई ऐसी बात नज़र आई कि जिसमें हमें नज़र आया कि कोई टेक्सटाइल की, कोई एग्रो इंडस्ट्री की, कोई और आईटी की, कोई एक्सपोर्ट्स के ऊपर बढ़ाने की हम बात करेंगे? हमें तो कोई नज़र नहीं है, जिसकी वजह से सच्ची बात है हमें बड़ी मायूसी भी हुई है। और ख़ास तौर पर रादर देन
कि जो आपने एक फोकस किया था इस मुल्क को आगे ले जाने का, जब जो हम इकनॉमिक स्टेबिलिटी एक देख रहे थे, और हमसे जितनी भी मीटिंग्स की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमें बड़ी होप दिलाई गई कि इस बजट में आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन आपके सामने हैं तो ज़ाहिर हम जो ज़ाहिरी स्पीच है अभी तक जो हमने सुनी है या जो हमने समझी है उसके मुताबिक तो कोई इसका ना इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ ना हमारी एक्सपोर्ट्स को फ़ायदा हुआ। सिर्फ अगर फ़ायदा हुआ, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कुरैशी भाई कि फ़ायदा हुआ है तो हमारी, मैं कहता हूँ ये भी खुशाइंद है चूँकि हमारा बहुत सारा पैसा बाहर के मुल्कों में फ्लू कर गया, दुबई में, सऊदीया में। जी देखो फिलहाल तो हम सनत के ऊपर फोकस करें ना। हमने तो एक सनती तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क बनना है, हमने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, कंपैरेटिव करना है। दुनिया भर के अंदर टैरिफ की जंगें चल रही हैं, हमने उन टैरिफ की जंगों को जीतना है। अमेरिका के साथ हम डील्स कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अगर आपकी ग्रोथ होगी तो उसमें सनत की बुनियाद बड़ी ज़रूरी है। लेट मी गेट अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम कराची, जावेद साहब, एंड देन आई विल कम टू मियां अबू ज़र साहब फ्रॉम लाहौर। स्टार्टिंग विद यू जावेद साहब, योर फीडबैक। देखिए, बिल्कुल सही कहा मेरे भाइयों ने कि इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। आपके यहाँ पाकिस्तान में इंडस्ट्री का यह हाल हो गया है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज जो है उसकी लिक्विडिटी रोकी जा रही है सेल टैक्स की मद में। जो लास्ट बजट में कहा था कि आपको 72 घंटे में आपको रिफंड मिल जाएगा, सेल टैक्स का वो नहीं मिला। यूटिलिटी के टैरिफ जो है आपके कंपीटिटिव कंट्रीज जितने हैं, रीजनल कंपीटिटिव कंट्रीज, बल्कि आप जिन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं उनसे भी ज्यादा है पाकिस्तान में। इंटरेस्ट रेट भी आपके रीजनल कंपीटिटिव कंट्रीज से ज्यादा है। तो आप मुझे बताएं कि और 90% बोरिंग जो है बैंक से फेडरल गवर्नमेंट ले लेती है, तो इंडस्ट्रीज के लिए क्या छोड़ा है आपने? मुझे ही बाजार यूं लगा है कि बजट जो है ये ब्यूरोक्रेसी के लिए अच्छा है और असेंबली के मेंबर्स के लिए अच्छा है या ट्रेडिंग कंपनीज के लिए अच्छा है। बाकी कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ किया है, सैलरी पर्सन के लिए इन्होंने टैक्स का रेट कम किया है, मगर सैलरी पर्सन जो है मेजोरिटी इंडस्ट्रीज में, कॉर्पोरेट सेक्टर में। अब मुझे ये बताएं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का नेगेटिव ग्रोथ है, आपकी एग्रीकल्चर का नेगेटिव ग्रोथ है जो मेन 5 क्रॉप्स हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने, अच्छा मैं ये नहीं समझता हूँ कि लास्ट ईयर बजट के अंदर जो उन्होंने टारगेट रखे थे वो टारगेट अचीव नहीं हुए। इनको सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि टारगेट क्यों अचीव नहीं हुए और क्या हमारी गलतियां थी। तो आज आप और टारगेट बढ़ा रहे हैं, वो कैसे अचीव होंगे? फिर सोने पे सुहागा कि हमारे रीजनल कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं वो एक्सपोर्टर्स की लिक्विडिटी के लिए बैक टू बैक एलसी अलाउ करते हैं, जैसे बांग्लादेश। आप मुझे बताएं कि आप पाकिस्तान के अंदर तो सारी लिक्विडिटी एक्सपोर्टर की रोक रहे हैं और फिर उसको पेमेंट नहीं करते, फिर उसके ऊपर मजीद सेल टैक्स आपने इंपोर्ट पे भी लगा दिया जो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के अंदर, जो कि बजट स्पीच में नहीं था। फिर मुझे नहीं मालूम कि वो किस टाइम पे लास्ट मोमेंट पे क्या किया गया। तो एक्सपोर्टर्स तो बड़े परेशान हैं और बहुत ही एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन के मुझे फोन आए, मैं भी खुद भी एक्सपोर्टर्स हूँ और मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद, सियालकोट, लाहौर और कराची, ये तो चारों सिटी एक्सपोर्ट सिटीज हैं और यहीं से 99% पाकिस्तान का एक्सपोर्ट होता है। और चारों सिटी के चैम्बर्स और चारों सिटीज के एक्सपोर्टर्स परेशान हैं और वो खुश नहीं हैं। बल्कि कराची चैम्बर में काफी एक्सपोर्टर्स बैठे हुए थे बजट स्पीच के दौरान, उनसे मैंने पूछा आप क्या कहते हो, तो वो तो ये कह रहे थे कि सब अब तो नाउम्मीद हो गए हम, अब शायद हमें यहाँ से अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो ये बहुत बुरी बात, बुरा होगा पाकिस्तान से अगर इंडस्ट्री शिफ्ट होगी तो अल्लाह खैर करेगा। इंडस्ट्री मैं लाहौर के पास जाता हूँ। आपने लाहौर का भी जिक्र किया, लाहौर का पर्सपेक्टिव बड़ा ज़रूरी है इस वजह से कि वहाँ से भी दूसरे अहम शहरों की तरह जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसकी आवाज़ सुनवाना बहुत ही अहम है। हम ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद मैं लाहौर चलूँगा मियाँ अबू ज़र के पास, और उसके बाद आप सब के लिए मेरे पास एक परेशानियों से लदा हुआ सवाल, और मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर आप जैसे मुनज़्ज़म चैम्बर्स जिनके हर जगह पर बज़ाहिर कनेक्शंस मौजूद हैं, लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, अगर आप परेशान हैं तमाम तर लॉबी होने के बावजूद, तो हम जैसे जो कहते हैं माड़े लोग जो हैं, जो मिडिल क्लासिए हैं, जो सैलरी क्लास है, जो बहुत टैक्स देते हैं, हमारे पास तो चेंबर भी नहीं है, तो हमारी हालत तो कुछ और किस्म की होगी। लेकिन लाहौर का पर्सपेक्टिव लेना ज़रूरी है आफ्टर दिस ब्रेक।
प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। बजट के ऊपर हम रिफ्लेक्शंस ले रहे हैं मुख्तलिफ और अहम तरीन पाकिस्तान के चैम्बर्स के सदूर से। मियां अबूज़र साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी बिस्मिल्लाह, बहुत अस्सलाम भाई, अस्सलाम वालेकुम, और सारे कराची और फैसलाबाद और सियालकोट चैम्बर के प्रेसिडेंट सबको मेरा सलाम। जी मैं आपकी अभी अपने टीवी चैनल के ऊपर जो जी मैं बस सिर्फ ये बता रहा था कि आपकी धुआंधार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके कुछ अक्स में देख रहा था, बट गो अहेड, टेल अस, आपका फीडबैक क्या है लाहौर से? बहुत शुक्रिया जी। सबसे अच्छी बात इस बजट में ये हुई है कि हमने दुश्मन के मुकाबले में फील्ड मार्शल सबको जो हमने बजट में बढ़ाया, ये बहुत अच्छा काम किया है। दूसरा, पानी के सूबों के मंसूबों के लिए जो फंड्स बढ़ाए हैं वो बहुत अच्छा काम किया है। हमारा मुतालबा था कि टैक्स रिटर्न को आसान कर दें, बहुत अच्छा काम किया है। हमारा मुतालबा था कि फाटा पाटा को टैक्स नेट में लाया जाए, 10% लगा दिया, बहुत अच्छा काम किया। हमने कहा कि आपने टेक्सटाइल को 18% धागे के ऊपर एग्जम्पशन दे दी है, गलत काम किया था, वो उन्होंने लगा दिया, बहुत अच्छा काम किया। हमने कहा सोलर इंडस्ट्री के ऊपर सेल टैक्स लगना चाहिए, आपने लगा दिया, बहुत अच्छा काम किया। 45 सरकारी महकमे और अदारे जम कर दिए जाएंगे, वो भी बहुत अच्छा काम किया। जायदाद की ट्रांसफ़र पे आपने बहुत अच्छा काम किया। मगर मेरा एक मसला ये है, जहाँ मैं अड़ गया हूँ, वो ये है कि 50,000 ड्यूल नेशनल जो हैं वो सारी की पोस्टों पे बैठे हैं। वो मोइन कुरैशी की तरह आएंगे, अपना थैला उठाएंगे और चले जाएंगे। दूसरा मेरा मसला ये है, जिससे इस कौम को तबाह कर दिया है, कि 2111 अरब रुपया कैपेसिटी चार्जेस आप दे रहे हैं सिर्फ 40 अली बाबा 40 शोरों को, जो 24,000 अरब रुपया हो गया है 13 साल में नुकसान, उसके ऊपर आपने क्या सोचा है? दूसरा, अफ़गान ट्रेड और अंडर इनवॉइसिंग जो 13 साल में 25,000 अरब हो गई है, उसके ऊपर आपने क्या किया है? और मेरा तो मुतालबा इतना नहीं है, मुझे तो सिर्फ ये है कि वो एक शायर ने कहा, इस दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी इस घर के चिराग से। और भाई 58,000 अरब रुपया हमारा कर्जा है लोकल, उसमें तो 49,000 अरब रुपया तो ये चला गया है। इस पे ऊपर आपने अभी तक क्या किया है? और मुझे तो ये है कि मुझे तो ये डर लग रहा है कि मेरे हाकम मेरी तरफ है कि ये इस तरफ हैं जो अली बाबा 40 चोर हैं, जिन्होंने इस मुल्क को ख़त्म कर दिया है। और दूसरा, 12 अरब डॉलर आपने एक साल में दुबई भेज दिया है, उसके ऊपर आपने क्या पॉलिसी बनाई है? और यार बजट तो हम इधर ही बैठे हैं, हम तो इधर ही हैं, और सब अच्छा नहीं है मेरे भाई। ये जो 50,000 अरब रुपया आपके हाथों से निकल गया 13 साल में, ये मैंने तो नहीं निकाला, ये इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा। ये मैं क्वेश्चन करता हूं ना जी, मैंने सवाल के जरिए वो आपने अब बड़ा अच्छा जो है इब्तदाई में बयान किया, लेकिन आपने जो अपना मतमा नज़र बताया वो फिर असल स्टोरी वहाँ पे आती है। तो नासिर साहब, ये जब आप इंटरेक्ट करते हैं, मीटिंग्स आपकी होती हैं, हम कहते हैं जी कि तमाम स्टेक होल्डर को साथ बिठा लिया और हमने तजावीज़ ले ली, तो फिर ये क्या, ये दिखावा होता है, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं होता, या आप समझते हैं कि वादा कुछ किया जाता है, बजट कुछ और बनता है? हाउ डज इट वर्क? एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मल्टीपल मीटिंग्स में, कुछ मीटिंग्स में मुझे FBR के पॉलिसी जो बनाते हैं उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ। तो मैंने उन्हें कहा कि आप 10 साल की पॉलिसी क्यों नहीं देते? वो कहते हैं हमसे मांगी साल की जाती है, टारगेट पूरा करना है, किसी तरीके से पूरा करें। बात यह है, देखें, मुल्क में स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं होगी तो इंडस्ट्री कभी तरक्की नहीं करेगी। हमारे यहाँ कंपेयर कर लें आज से 15 साल 20 साल पहले, तो वियतनाम जो है वो हमसे कम एक्सपोर्ट कर रहा था। आज वियतनाम $450 बिलियन के एक्सपोर्ट कर रहा है। बांग्लादेश हमसे बहुत पीछे था, 4 बिलियन डॉलर भी नहीं थी उसकी। अब बांग्लादेश जो है वो हमसे डबल डिजिट ज़्यादा है हमसे। बात यह है कि हमारे यहाँ नेशन बिल्डिंग क्या, हमारे यहाँ कम से कम जो इंडस्ट्री को रन करने का कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसा मंसूबा दे दें ताकि जो इंडस्ट्री दिन ब दिन डीमोटिवेशन की तरफ जा रही है, डिमोरलाइज हो रहे हैं लोग। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतना महंगा है,
उसको सस्ता करने के लिए अबू ज़र साहब ने ठीक कहा कि जो IPPs चलें, ये तो एक चीज़ है, एनर्जी इस एक चीज़ है, दूसरी है रूल ऑफ लॉ। अगर मैं सिक्योर नहीं हूँ, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, या मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर नहीं समझता, तो मुझे बताएं, मैं इन्वेस्टमेंट करने में रिलक्टेंट हूँ, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? ठीक, रेहान साहब, तो हम क्या ऐसा नहीं कर पा रहे जो दूसरे ममालिक कर पा रहे हैं, और हमारे जैसे वो ममालिक हैं? आपने सियासी स्टेबिलिटी का भी जिक्र किया नासिर साहब ने। अब बांग्लादेश के अंदर इससे बड़ा टर्मोइल आपने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर नहीं देखा होगा। मुल्क भी बच गया, लेकिन टर्मोइल इतना बड़ा हुआ, बाकी जिन ममालिक में टर्मोइल आते हैं वो मुल्क टूट जाते हैं। तो ये मुल्क जो है उस ट्रांजिशन में से भी गुजर गया, लेकिन उनकी इकॉनमी का एक फ्रेमवर्क जो है वो बड़ा तगड़ा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे? उसमें सबसे पहले, जैसे भी अबूज़र भाई ने भी बात की और कुरैशी साहब ने भी बात की, जो हमारा असल मुद्दा है वो जेन्युइन स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाने का इशू है। जो जेन्युइन स्टेक होल्डर है, कंसर्न चैम्बर, कंसर्न एसोसिएशंस, ये चंद लोगों को बिठाते हैं, उनके साथ बैठ के मीटिंग्स करते हैं और उन्हीं की बात मानते हैं। प्रॉब्लम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होती है। कोई भी पॉलिसी बनानी है तो जब तक आप जेन्युइन स्टेक होल्डर्स को नहीं बिठाएंगे जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, ना मिनिस्ट्रियों ने इम्प्लीमेंट करना है, ना उन चंद लोगों ने करना है। देखें, अभी जैसे बलवानी भाई बात कर रहे थे, पाकिस्तान के बड़े 8-9 बड़े चैम्बर्स हैं, इसी तरह 5-6 बड़ी एसोसिएशंस हैं। आप उन लोगों से तजावीज़ आपने ले ली, बात भी की। इस साल पहली बार ऐसे हुआ है कि हमें लगा कि ये डिफरेंट है, लेकिन फिर जब बजट आया तो वहीं का वहीं है। आज हम इस तरह बैठे हुए हैं और सारे रोना रो रहे हैं। कोई एक भी आपको चैम्बर का प्रेसिडेंट, आज चारों हम जो बैठे हैं, कोई एक भी खुश है नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे से अगर कंसल्टेशन की तो बात तो हमारी नहीं सुनी गई। जब तक लॉन्ग टर्म एक 10 साल की पॉलिसी नहीं देंगे, क्या वज़ीर आज़म साहब की आपने तकरीर में नहीं सुना कि इतनी महंगी बिजली पे कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती? आप मुझे बताएं, मैंने पहले जैसे बात की, इस मुल्क के अंदर कोई कंटिन्यूस पॉलिसी, हुकूमत चेंज होती है, पॉलिसी चेंज होती है। जब तक हम इकनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर काम नहीं करेंगे, एक लॉन्ग टर्म कोई भी हुकूमत आए, 15 साल 10 साल की पॉलिसी बनाएं। मैंने तजवीज़ दी थी प्राइम मिनिस्टर साहब को भी और वज़ीर ख़जाना साहब को भी कि आप एक इकनॉमिक बोर्ड फॉर्म करें। उस इकनॉमिक बोर्ड के अंदर पाकिस्तान के बड़े 9 या 10 चैम्बर के प्रेसिडेंट्स को एक्स ऑफिशियो लें। उसके साथ साथ जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके 5 या 6 जो मिनिस्टर हैं, उनको लें। ये बैठ के पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएं कि हमें आगे क्या करना है, अगले 10 साल की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, आगे हम किस तरह हम कॉपी करें अपने हमसाया मुल्कों को। हिंदुस्तान हमसे बहुत पीछे था, कहाँ चला गया? अभी मेरे भाई ने बात की वियतनाम की, मैं हैरान होता हूँ, 20 साल पहले वो हमसे आधी एक्सपोर्ट भी नहीं करता, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज 450 बिलियन की कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें, हमारे इंटरनल मसाइल जो हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, असल मसला वहाँ पर जनरेट होता है। वो हमें ना खातिर में लाते हैं, ना हमारी बात को उस तरह से अहमियत देते हैं। तो ये मेन वजह बनती है जिसकी वजह से हम ना अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, ना हम अपनी एक्सपोर्ट को ग्रोथ कर पाए। पिछले 10 साल हम ये 25 से 30 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट पे ही फिर रहे हैं, इससे ज़्यादा हम बढ़ा ही नहीं सके। तो ये मुद्दा जो है, देखिए मेरे लिए ये तमाम बातें मेरे लिए बड़ी अहम है, लेकिन मेरा एक टेक्निकल इशू है इस वक्त कि मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद फिर मैं मियां अबू ज़र के पास भी जाऊंगा, दोबारा जावेद बलवानी साहब के पास भी जाऊंगा, और आपको ये बता दें कि प्रोग्राम के इसी हिस्से में गौहर एजाज साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। सो स्टे ट्यून्ड। आपके सामने कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री और सनतों को चलाने वाले चैम्बर्स के नुमाइंदगान बैठे हुए हैं, जो आज के बजट के ऊपर आपको अपने ख्यालात आपसे शेयर कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि दुनिया के अंदर काम कैसे हो रहा है और हमारे यहाँ पर काम कैसे होता है। लेट्स टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर प्रोग्राम को जारी रखेंगे। नाज़रीन, हुकूमत के यहाँ बजट की बड़ी धूम है, लेकिन हर कोई इस बजट पर झूम नहीं रहा। बाज़ लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं, और ये आम लोग नहीं हैं, ये पाकिस्तान की सनतों को चलाने वाले हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। वो बजट के ऊपर अपनी रिफ्लेक्शंस शेयर कर रहे हैं। तो हमारे पास सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री मौजूद हैं, सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री मौजूद हैं, लाहौर चैम्बर के सदर मौजूद हैं, कराची चैम्बर के सदर मौजूद हैं, बिलतरतीब नासिर कुरैशी साहब, रेहान नसीम, मियां अबू ज़र और जावेद बलवानी साहब। और इसी प्रोग्राम के हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे एजाज गौहर साहब भी, जो केयर टेकर हुकूमत के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। तो ज़रा जावेद साहब, मैं आपके पास वापस आऊँगा। सवाल मेरा वही है कि
इतना इतना सब्सटेंस रखने के बावजूद, इतनी लॉबिंग कैपेसिटी रखने के बावजूद, इतनी तंजीम रखने के बावजूद ये कौन से पॉलिसी मेकर्स हैं जिनको आप समझा नहीं पाते? देखिए, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये सभी मेरे भाइयों ने बात की कि टेक्सटाइल पॉलिसी पाकिस्तान में बनी और टेक्सटाइल पॉलिसी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो आप मुझे बताएं, इतनी मेहनत से टेक्सटाइल पॉलिसी बनती थी और टेक्सटाइल पॉलिसी के बाद लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते थे और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब वो पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट नहीं होता तो लोग नाउम्मीद हो गए। और आपके यहाँ से कई दफा फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ है। वो फ्लाइट ऑफ कैपिटल जब ही होता है कि आपके मुल्क के अंदर पॉलिसी के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो पॉलिसी के ऊपर इम्प्लीमेंट देखे ना, FBR जब कहता है कि आपको रिफंड हम 72 घंटे में देंगे, वो देते नहीं है। तो लोग, अब हमारे एक एक्सपोर्टर हैं, टॉप 10 एक्सपोर्टर्स के अंदर हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान की जितनी टोटल एक्सपोर्ट्स जितनी सेक्टर्स करते हैं उसमें से टेक्सटाइल सेक्टर के लोग ज्यादा टॉप 10 या टॉप 20 में है। अब उसके अंदर एक एक्सपोर्टर है जिसका सबसे बड़ा अमेज़न के अंदर सेल करता है वो, और कराची के अंदर एक्सपोर्टर है यूथोपिया के नाम से। वो मुझे कह रहा है कि मेरे 3.5 अरब रुपए सेल टैक्स के रिफंड में फंसे हुए हैं। अब आप मुझे बताएं, वो सारे डेफर में डालें, तो आप मुझे बताएं जब लिक्विडिटी नहीं होगी एक्सपोर्टर के पास तो काम कैसे करेगा? बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि आपको हम रिफंड दे देंगे, आपको ये कर देंगे। आप बांग्लादेश की एक्सपोर्ट क्यों बढ़ी है? बांग्लादेश में बैक टू बैक एलसी है, आपको रीफाइनेंस की जरूरत ही नहीं है, वो बैक टू बैक एलसी रीफाइनेंस ही है। तो आपकी लिक्विडिटी नहीं रुकती, वहां फौरन लिक्विडिटी मिल जाती है। फिर यूटिलिटी टैरिफ की, जैसे बिरयान भाई ने बात की, आपका यूटिलिटी टैरिफ वियतनाम और सबसे ज्यादा है। आप लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं देंगे, आपकी पॉलिसी के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होगी, पॉलिसी आपकी जो बनती है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो आपके मुल्क का एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा? इंडस्ट्रीज कैसे लगेगी? आप मुझे बताएं, फाइनेंस मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि लोकल इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे पाकिस्तान में। इसका मतलब क्या है कि वो दुबई में चले जाते हैं, UAE में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सऊदीया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे? अपने मुल्क में किसको इन्वेस्टमेंट करने का शौक नहीं होता? कोई मजबूरी होती है जब भी वो मुल्क से बाहर जाते हैं। आप मुझे ये बताएं, UAE का आप उठा ले चैम्बर्स का डेटा कि कितने पाकिस्तानी वहाँ उन्होंने रजिस्टर कराई हैं अपनी कंपनियां, और कितने पाकिस्तानी वहाँ पिछले 2 साल में गए। वो क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब देखो, साइबेरियन बर्ड्स कराची पाकिस्तान में क्यों आती है? साइबेरियन बर्ड्स को एनवायरनमेंट पाकिस्तान का अच्छा लगता है, जब बर्फबारी होती है तो वो पाकिस्तान की तरफ आती है। तो जहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, आज UAE के अंदर जितने इंडस्ट्रियल स्टेट लग रहे हैं वहाँ पाकिस्तानी जाके इंडस्ट्री इसलिए लगा रहे हैं कि उनका यूटिलिटी टैरिफ 10 साल के लिए फिक्स होता है, टैक्स जो है 10-12 साल के लिए फिक्स होता है। ये जो आपने मिसाल देते हैं, ये जो आपने इस्तारा इस्तेमाल कर दिया ना माइग्रेटरी बर्ड्स का, ये बड़ा ज़बरदस्त इस्तारा आपने इस्तेमाल किया। तो हम इसी को लेके अबूजर साहब के पास चलते हैं। आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। अबूजर साहब, आपके साथ भी मियाँ लगा हुआ है और आप बैठे भी लाहौर के अंदर हुए हैं, तो मियाँ अगर मियाँ को ना समझा सके तो फ़ायदा क्या हुआ? तो वैसे तो अल्लाह मियाँ भी अल्लाह मियाँ ही है, वो भी अल्लाह मियाँ भी अल्लाह मियाँ ही कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं अल्लाह मियाँ ना बन, बंदा बन। मसला है हम बंदे नहीं बन रहे। आलूवालिया 22 साल से इंडिया का प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन है और यहाँ पे हर तीसरे महीने आप बदल देते हैं। 50,000 ड्यूल नेशनल बैठे हैं ना, जो ये पाकिस्तान की अशरफिया हैं, यही जालिम है। इन्होंने जुल्म किया है पाकिस्तान पे, इन्होंने IPPs लगाई, इन्होंने रिफंड खाए, इन्होंने सेल टैक्स जो दागे पे उठाया है वही है। और हमारे यहाँ ये जुल्म है कि बंदे का बिजनेस है, प्रॉपर्टी का बिजनेस है, और वो अपने आप को कहते हैं जी हम जो हैं इंडस्ट्रियलिस्टों के सदर हैं। और भाई आपकी तो इंडस्ट्रियाँ खुद की बंद हैं और आप इंडस्ट्री को कैसे नुमाइंदगी कर सकते हैं? आपको क्या पता हो कि 22 साल पहले आपने इंडस्ट्री बंद कर की और आज मीटिंगों में बैठ जाते हैं मिनिस्टर बन के, आपने क्या रिजल्ट दिया? बात यह है कि यहाँ पे इतना बड़ा फुकदान है पॉलिसी का कि आप लोग पाकिस्तान के अंदर, आप पाकिस्तान में कंपटीशन नहीं कर सकते। फाटा पाटा को आपने सेल टैक्स 0% दिया, शुक्र किया इस दफ़ा 10% आपने लगाया। आप कहते हैं मुल्क चलाएं, तो लगाया इस वक्त। वही तो कह रहा हूँ, आपने हमें बुलाया कि 7 रुपये 60 पैसे यूनिट बिजली की कीमत कम करनी है। आपको इतना ख्याल नहीं आया कि हम लोग लाखों रुपए लगा के इस्लामाबाद पहुंचते हैं, आपने 11 के 11 ब्यूरोक्रेट ऊपर बिठा दिए।
हमें सिर्फ तालियां बजाने पे बुला लिया कि आए तालियां बजाएं कि हमने 7 रुपये बिजली कम कर दी है। और भाई 2111 अरब रुपया बिजली का फिक्स चार्जेस कौन दे रहा है? कैपेसिटी चार्जेस, मुल्क तबाह हो गया है। 24,000 अरब रुपया आपका कैपेसिटी चार्जेस में चला गया अब तक। 25,000 अरब रुपया आपका अंडर इनवॉइसिंग और आपका अफगान ट्रेड और ईरानी तेल बेचने पे हो गया है। आप छोटी सी दुकान पे IOP सिस्टम लगा रहे हैं 10x10 की। 15,000 पेट्रोल पंप है, उस पर अभी तक क्यों नहीं लगा रहे? सिर्फ इसलिए नहीं लगा रहे कि वो अशरफिया के हैं, इसलिए नहीं लगा रहे कि वहाँ पे हमारे राज सारे खुल जाएंगे। और बाबा पाकिस्तान चलाना है कि नहीं चलाना? मैं तो IMF से कहता हूँ कि जो 200 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा है और जो ड्यूल नेशनल है, पूरी दुनिया में कोई ड्यूल नेशनल उस मुल्क में ना ब्यूरोक्रेट बन सकता है, ना बिजनेसमैन बन सकता है, ना MPA बन सकता है, ना सदर बन सकता है चैम्बर का। हमारे यहाँ सदर भी जो चैम्बरों के हैं वो भी ड्यूल नेशनल हैं कई, और हमारे यहाँ कई जो पॉलिसी मेकर हैं वो सारी तकरीबन ड्यूल नेशनल हैं। इवन तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे वजीर ख़जाना साहब भी ड्यूल नेशनल हैं। और भाई आप ड्यूल नेशनलिटी के ज़रिए काम करना चाहते हैं कि 24 करोड़ आवाम को भूखा मारना चाहते हैं? 3 साल पहले 37% गुर्बत थी, आज 45% गुर्बत हो गई है। 11 करोड़ बंदा बेरोजगार हो गए, गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है। आप कहते हैं बजट बहुत अच्छा है। और भाई बजट उनके लिए होता है जिनके घर दाने हैं, जिनके घर दाने नहीं है उसको बजट का लफ्ज़ का ही नहीं पता। वो कहता है बजट जा। अच्छा, बजट का मतलब है बजट जा। आपकी मुआवनत के लिए, आपकी और हुकूमत की मुआवनत के लिए एक मुआवन खुसूसी हैं बराए इंडस्ट्रीज एंड प्रोटेक्शन, और आप ही के फील्ड से हैं हारून अख्तर। उनसे हम बात कर लेते हैं। हारून साहब ने अभी PM से मिलने के लिए भी जाना है। हारून साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम तलत, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? जी मैं तो ठीक ठाक हूँ, लेकिन बजट को उधेड़ के रख दिया है चेंबर के सदूर ने यहाँ पर। वो तो बिल्कुल नाखुश हैं। वो तो कहते हैं जी कि बस कुछ नहीं है इसके अंदर। पता नहीं आपने कुछ बातें सुनी है नहीं सुनी, तो ये आपका क्या ख्याल है? चेंबर की तरफ से जो आवाजें उठ रही हैं आप तक पहुंची? इसको एनालाइज कर लेते हैं ना। मैं इन सबको जानता हूँ, सबसे मिला हुआ हूँ। देखिए आज से साल पहले क्या हालत थी और किस तरह हमारे ट्रेड डेफिसिट की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट बैंक्रप्सी पे आया हुआ था, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा मैच्योर और रियलिस्टिक फैसला किया कि हमारे पास सवाए IMF के जाने के और कोई ऑप्शन नहीं रही। उन्होंने ये फैसला किया और पूरी पाकिस्तान की इंडस्ट्री और कॉमन मैन एक पेन से गुजरा, मगर उस पेन का रिवॉर्ड तो मिला है ना। अब आप देख लीजिए कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपकी इस साल कितनी ज्यादा आ गई है। आपको कोई सोच सकता था पिछले साल के आपके पॉलिसी रेट जो है 22% से 11% हो जाएगा? कोई सोच सकता था कि आपकी इन्फ्लेशन 38% से 1.5% हो जाएगी? और अभी आपने देख लिया कि हमारा पिछले साल टारगेट इन्फ्लेशन का 12% था, विच वॉज ऑल्सो वेरी एग्रेसिव बिकॉज उससे पिछले साल 24% इन्फ्लेशन थी एवरेज एक साल की। तो वी आर एंडिंग अप विद 4.70%। हमने बिजली के रेट्स भी कम किए हैं, कॉर्पोरेट कुछ सेक्टर्स को रिलीफ मिली है, आपका स्टेबिलिटी आई है, और अभी इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना है। इस वक्त फिस्कल डेफिसिट आपका तकरीबन 5.6% पे खत्म हो रहा है। कितने साल बाद पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट 5.6% पे आया है? ये 9% पे होता था। फिस्कल स्पेस हमारे पास आ गई है। we can go for a 6% growth, but we must not, बिकॉज हमारी इस वक्त करंट अकाउंट की पोजीशन सरप्लस की तो है, बट आई डू नॉट थिंक ये पोजीशन है कि अभी हम 6% ग्रोथ पे चले जाए। लिहाजा हमने अगले साल की ग्रोथ टारगेट 4.2% किया है। हाँ, इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वक्त के साथ बेहतरी की तरफ जाएंगी। पावर रेट्स हैं, गैस के प्राइसेस हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्टर्स की कॉस्ट डिसएडवांटेजेस हैं। बट आप ये देखिए कि एक रेवोल्यूशनरी टैरिफ पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर ने आज एक्सेप्ट किया है, जिससे आपके टैरिफ बहुत कम हो जाएंगे। इसमें एक्सपोर्टर के रॉ मटेरियल्स का भी फर्क पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, और आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग की भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, जो पास ऑन होगी कंज्यूमर। लेकिन हारून साहब कता कलाम है, हारून साहब कता कलाम है, जो आपका ऑडियंस है, जो आपका जी जो आपका ऑडियंस है, जो कैप्टन ऑफ इंडस्ट्री है, मैं अपने ऑडियंस की बात मैं सब ये मेरी कमेटीज में शामिल हैं। देखिए
इस वक्त पावर रेट्स के मारे हुए, इंटरेस्ट रेट्स के मारे हुए बहुत ज्यादा सनतें दिवालिये के ऊपर हैं, या हो चुकी हैं या खड़ी हैं। उसके लिए हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आ रहे हैं। इन सबको पता है कि मैं एक पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर की विजन के मुताबिक रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट्स की लेके आ रहा हूं, मैं एक प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रेडिटर्स इन केस ऑफ बैंक्रप्सी लेके आ रहा हूं, मैं हरेसमेंट की जो चीजें थी पाकिस्तान के कानून में कुछ थोड़े गैप से, FIA की, नैब के, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के, उन सबको मैं कवर कर रहा हूं। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं। मैं इन्हीं के चेंबर में गया था, उन्होंने कहा था पाकिस्तानियों के पास पैसा है, बाहर जा रहा है, तो उसको रोके। उसके लिए इंसेंटिव्स लेके आ रहे हैं। जिनका बाहर पैसा है उनको अंदर लाने के लिए इंसेंटिव्स लेके जा रहे हैं। रियल एस्टेट के लिए आज पैकेज आया है, और कंस्ट्रक्शन का हारून साहब, पैकेज। आप मुझे आपके जो आप सॉरी, आई थिंक आई We are still in an IMF program. Talat, we are still in an IMF लेकिन इन द program. मीनवाइल नासिर साहब, तो किस जगह पे डिस्कनेक्ट है? वो तो जब बात करते हैं तो मुझे लगता है कि तमाम चीज़ें गोश गुजार कर चुके हैं, आप लोगों के सामने हैं, एक पूरा मैप मौजूद है। अभी इस्तेहकाम आएगा, इस्तेहकाम के बाद टेक ऑफ का होगा, पहियों पहियों हमने चलना है, छलांग नहीं लगानी है। वो कह रहे हैं तो हमने तो आपको लूप में रखा हुआ है। तो ये कहाँ पे ये मिसकम्युनिकेशन? बात सच है कि हारून अख्तर साहब ने बिज़नेस कम्युनिटी की बहुत अच्छी एडवोकेसी की। ये बात सच है। कैबिनेट में बैठ के, काबीना में बैठ के, हमारी मौजूदगी में प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने हमसे बेहतर हमारे मसाइल को, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो आज के बजट की बात कर रहे हैं। जो आने वाले इकदाम हैं जिन पे हारून अख्तर साहब काम कर रहे हैं, वो सुनने में बड़े खुशाइंद है। वो जब इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, उससे आम आवाम को, आम बिजनेसमैन को, आम इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा पहुंचेगा। जब फ़ायदा पहुंचेगा तो फिर आप तारीफ कर देंगे। हम इंशाल्लाह तारीफ़ भी ज़रूर करेंगे। लेकिन ये बात मैंने आपसे ऑन रिकॉर्ड कही है कि हमारे जायज़ मसाइल, नाजायज़ 6-6 घंटे की हमने इनके साथ मीटिंग की है और हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है। ठीक। हारून साहब, दिस मेक्स यू अ रेयर पर्सन कि आपसे किसी को शिकायत नहीं। लेकिन लेट मी आस्क रेहान साहब, और उसके बाद मैं मियां अबू ज़र के पास भी जाऊंगा। रेहान साहब, योर टेक। हारून साहब आपकी बात सुन रहे हैं, गो अहेड। जी, मैं हारून साहब, बिल्कुल मैं इनकी तारीफ़ करूंगा। ये इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से हमारे पास तशरीफ़ भी लाए थे और बड़ी डिटेल से हमारी बातें सुनी, बड़ी लंबी और बड़ी कड़वी कसीली बातें भी सुनी। और इनकी मेहरबानी, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको, हमारा जैसे कुरैशी भाई बता रहे हैं, हमारा केस हमसे ज़्यादा अच्छा प्लीड किया। लेकिन वही बात है कि हम तो आज बजट की बात कर रहे हैं, जिस बजट से हमें बहुत सारी उम्मीदें थीं। हारून भाई, आपको याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग में बात हुई थी कि वाकई 9 सेंट से ज़्यादा बिजली पर कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती, सिंगल डिजिट मार्कअप नहीं आएगा, इंडस्ट्री को हम तब तक रिवाइव नहीं कर पाएंगे। तो आज वही बातें हम भी कर रहे हैं। हम जो पॉलिसी आनी है, और ये सबसे अच्छी बात हारून साहब की है कि ये बात वही कर रहे हैं जो हम भी कर रहे हैं, कि जो जेन्युइन स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाने की बात इन्होंने की, हम इसकी बिल्कुल तायद करते हैं। लेकिन इशू ये है कि आज के बजट में हमें वो कहीं नज़र नहीं आई बात जो कि हमें वज़ीर आज़म साहब की तरफ से यकीन दहानी थी, हमें जो वज़ीर ख़जाना साहब की तरफ से यकीन दहानी थी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगी, बिल्कुल हम उसकी तारीफ़ करेंगे, क्योंकि मुझे पता है हारून अख्तर साहब हमारे में से ही हैं और इनको हमसे ज़्यादा हमारे मसाइल का पता है। लेकिन आज के दिन में शायद जो वज़ीर ख़जाना साहब ने बातें की थी, या शायद हमारी उम्मीदें कुछ ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि जो बातें हमसे की गई थी उसके अंदर यही था कि आपकी जो तजावीज़ है उसको शामिल किया जाएगा, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी आएगा। आपकी इंडस्ट्री, हम देखें 60 बिलियन, जैसे मैंने पहले बात की, उड़ान पाकिस्तान की बात करते हैं, $60 बिलियन की एक्सपोर्ट बढ़ानी है। वो ऐसे तो नहीं बढ़ेगी ना अगर हम ना बिजली का रेट कम करेंगे। हमारी जो इंडस्ट्री बंद हो गई है, बिल्कुल हारून साहब से मैं एग्री करता हूँ, ये उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मेरी इनसे 2-3 मीटिंग्स इस हवाले से हो चुकी हैं, जो हमारी बंद इंडस्ट्री उसके रिवाइवल की। लेकिन आज के दिन में हमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई बजट स्पीच के अंदर जिसके अंदर हम इंडस्ट्री के रिवाइवल की बात करें, जिसके अंदर हम एक्सपोर्ट ग्रोथ की बात करें, जिसके अंदर हम एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात करें। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ला रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये पहली बार हिस्ट्री में होगा जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनेगी। हम हारून अख्तर साहब के साथ हर बात पे खड़े हैं। लेकिन आज की बजट के अंदर जो उम्मीदें हमारे चैम्बर्स को थी, जो कंसर्न हमारी इंडस्ट्री को थी, अनफॉर्चुनेटली वो पूरी नहीं हो पाई, जिसका हम गिला कर रहे हैं आपसे। अबू ज़र साहब, आपसे मैं 1 मिनट में आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, उसके बाद 2 मिनट में हारून साहब वाइंड अप करेंगे। गो अहेड अबू ज़र साहब,
यू हैव अ मिनट, गो अहेड। मैं हारून साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमसे मशावरत भरपूर करते हैं और करते रहते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 2 साल पहले आपका बजट 8,000 अरब का था और अब आप 19,000 अरब का बजट दिया आपने आज 15,000 14,000 प्लस 5,000। मुझे सिर्फ ये बात बता दी, यहाँ क्या कोई कानून का ख़जाना निकल आया था इस मुल्क में? नहीं। आप लोगों ने जो जुल्म किया हुआ है वो ये है कि हमने 6 माह लगा के लाखों रुपए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के 1-1 करोड़ रुपया एक चैम्बर का खर्चा आया है डॉक्यूमेंट्स बनाने पे। आपने रद्दी की टोकरी बना दी है उसे। हमारी एक बात आपने नहीं उठाई। आप घर बैठे नोटिफिकेशन कर देते हैं। 2 मई को आपने शब खून मारा, नोटिफिकेशन कर दिया कि अपील राइट इनकम टैक्स का ख़त्म कर दिया। ये तो मैं आपको खुले लफ्ज़ों में कह दूं, 15 अगस्त के बाद मेरी बात डेट नोट कर लीजिएगा हारून साहब, आप भी जो जुल्म आपने ये 2 मई को किया है, शब खून मारा है इनकम टैक्स लॉ में, उसका रिजल्ट 15 अगस्त को बाद आप देखना कि हर बंदा सड़क पे होगा, क्योंकि ऐसी सख्त पॉलिसी लेके आप आए हैं। देखें, आप भी इलेक्शन लड़ के आते हैं, आप लेते हैं रेडी वाले से वोट, हम लेते हैं बिजनेस कम्युनिटी से वोट। लाहौर चैम्बर का प्रेसिडेंट 2 करोड़ की आबादी से इलेक्ट होता है और 2.5-3 करोड़ की आबादी से जाके कराची चैम्बर का प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आता है। हमारे इलेक्शन इलेक्ट होके आने का क्या फ़ायदा गवर्नमेंट को कि आपने हमें रद्दी की टोकरी में ही फेंकना है? तो उसका कोई फ़ायदा नहीं आपसे मशावरत करने का कि आपने हमें ठोक ही देना है। तो अगर आपने हमें ठोकना है तो ठोक लें। 12,000 अरब डॉलर एक साल में दुबई चला गया, 4200 कंपनियां वहां पे रजिस्टर्ड हो गई। हारून साहब हैज टू रिस्पॉन्ड। आई एम श्योर आप ये तमाम जो जज्बात हैं ये कैरी करके वज़ीर आज़म के पास लेके जाएंगे। गो अहेड, बताइए। देखिए, जितनी इंटरैक्शन इस वज़ीर आज़म के साथ होती है कैबिनेट में, उतनी किसी की नहीं होती। ये बिजनेस कम्युनिटी इसकी गवाह है। नंबर 1, मैं अब सिस्टम में आया हूँ, 6 साल के बाद आया हूँ और मैं 2-3 महीने इधर रहा हूँ। जिस हालात में हम एक IMF प्रोग्राम में आए हैं, और ये याद रखिए ये वो प्रोग्राम है जो बीच में डिरेल हो गया था, लिहाजा इस प्रोग्राम की जो कंडीशंस थी वो बाकी तमाम प्रोग्राम से ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। बहुत सारी चीजें मैं आपको यकीन दिलाता हूं जो प्राइम मिनिस्टर बहुत कोशिश करते रहे इस बजट में शामिल करने के लिए, कुछ तो हुई हैं आम आदमी के लिए, बाकी नहीं हो सकी। मैं आपको एक बॉटम लाइन बता दूं। देखें, इस मुल्क में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मुल्क में ये टेक ऑफ के लिए तैयार बैठा हुआ है। ये तमाम बिजनेसमैन, पाकिस्तान के बिजनेसमैन दुनिया के तमाम बिजनेसमैन से ज्यादा रिजिलियंट है और ज्यादा एनर्जेटिक है। प्रॉब्लम हमारी रिजर्व्स की आती है, प्रॉब्लम हमारी एक्सपोर्ट्स की आती है। अब देखिए, हमारी रेमिटेंस भी बढ़ गई हैं, मगर रिजर्व में अभी इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम 6% ग्रोथ में जा सकें जो ये मेरे साथी चाहते हैं। हमने रिजर्व्स को बिल्ड करना है और दुनिया की तमाम तरक्की करने वाली कौमों ने अपने रिजर्व्स को बिल्ड किया थ्रू एक्सपोर्ट्स। That is what we have to do. We have to bend backwards to make our exporters competitive. इनकी कॉस्ट डिसएडवांटेजेस हैं। अभी जो हमारी नई टैरिफ पॉलिसी आई है, इसमें कुछ सेक्टर्स की 30% कॉस्ट डिसएडवांटेज है, कुछ सेक्टर की 40% है, और वो डिसएडवांटेज उनकी अपनी गलती से नहीं है, वो है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, बिकॉज ऑफ पावर रेट्स, बिकॉज ऑफ टैक्स रेट्स, बिकॉज ऑफ वी आर इन ए प्रोग्राम टू स्टेबलाइज। दैट इज व्हाई ये इन्फ्लेशन कम हुई है। सो इस सब्र की जरूरत है। यही एक्सपोर्टर जो है इंशाल्लाह ताला इसको कंपेटिटिव एज मिल जाए ना, ये टेक ऑफ कर जाएगा। एक दफा रिजर्व्स हमारे बिल्ड हो जाए तो इस कौम की इकोनॉमी के कोई नहीं रोक सकता। हमारी बैकबोन है एक्सपोर्ट, और मैं हर मीटिंग में कहता हूं प्राइम मिनिस्टर। आप सबका बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक विशेष साइकिल ये है कि आपने रिजर्व्स के जरिए एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए जो लोग बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि इस पॉलिसी से एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकती। तो कहीं ना कहीं आके आपको दरमियानी रास्ता निकालना होगा। बजट के ऊपर हमारी बहस जारी है। हम अगले हिस्से में कुछ और मामला टेकअप करेंगे। स्टे ट्यून्ड। बजट के ऊपर जज्बात भड़के हुए हैं। अभी आपने चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के मुख्तलिफ सदूर की बातचीत सुनी, फैसलाबाद से, लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से, और हारून अख्तर साहब जो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन हैं, उनके साथ उनकी इंगेजमेंट भी देखी। आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं,
और साथ साथ हुकूमत के साथ जो इंगेजमेंट है उसके अंदर मसाइल क्या हैं, इस पर सब इत्तफाक करते हैं कि मुल्क की मुआशी जो पोटेंशियल है वो बहुत है, लेकिन ये पोटेंशियल जो है चाहे वो बजट हो या किसी पॉलिसी की सूरत में हो उसका इजहार नहीं होता। हम सुनते चले आते हैं पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, पाकिस्तान के अंदर बड़े वसाइल हैं, हमारे पास बहुत सारी मादनियात हैं, लेकिन वो कभी सामने नहीं आती। तो हम खुर्रम हुसैन से पूछते हैं, हमारे मुइशत हैं, कि खुर्रम ये बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान के अंदर का पोटेंशियल है जिसको हुकूमत भी कह रही है कि हम बजट के ज़रिए स्टेबलाइज़ करेंगे और उसके बाद ग्रोथ हमारी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी और हमने इसको $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बना देना है, आपने तमाम अहदाफ देखे हैं, तो आज के बजट के अंदर आपको ये विजन कहीं पे नज़र आता है? हुकूमत तो कह रही है कि जी हमने बड़ा विजन दिखाया ये बजट प्रेजेंट करके। गो अहेड। नहीं तलत, विजन इज़ द वन थिंग आई थिंक जो इस बजट में एब्सेंट है बिल्कुल। यहाँ पे आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दे दूँ कि सैलरीड लोगों के ऊपर जो टैक्स का बोझ है वो हिस्टोरिक हाई अभी पहुँचा हुआ है, और काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी कि इस बजट में आके कुछ उसमें रिलीफ मिलेगी, कि ये एक टेम्प्रेरी बात थी सिर्फ, लेकिन कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं मिली उसमें। जो ब्रेकडाउन्स अभी मैं देख रहा हूँ ये नज़र आ रहा है कि सबसे ज़्यादा कोई 7 या 8 या 9 हज़ार रुपये फ़ी महीना रिलीफ मिल रही है हाईएस्ट टैक्स स्लैब्स ब्रैकेट्स में, और जिन लोगों की 3.5 लाख रुपए पर मंथ से कम तनख्वाह है उनको तो उससे भी कम। टीचर्स के लिए रीबेट होया करती थी एक, टीचर्स एंड प्रोफेसर्स के लिए, उसको विथड्रॉ कर दिया गया है, यानी कि उसको ऑफिस टैक्स ईयर 2025 में ख़त्म कर देंगे, तो उनका भी अब मज़ीद 25% और टैक्स बर्डन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके साथ साथ हमने देखा है कि बिजनेसेस के ऊपर जो टैक्सेस का बोझ था उसको तो कम नहीं किया जा रहा, अलबत्ता कस्टम्स ड्यूटीज़ में कुछ रिडक्शंस आई हैं जिसकी अभी हम लोग डिटेल्स देख ही रहे हैं, क्योंकि उसमें हज़ारों किस्म की कस्टम्स लाइन को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई किया गया है और उनके लिए कम ड्यूटी रेट्स एप्लीकेबल नोटिफाई किए गए हैं। तो अब उसका जो इम्पैक्ट होएगा वो आई थिंक जो कंसर्न्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लोग ही बता सकेंगे, और आई थिंक वो इन्फॉर्मेशन सामने आने में कुछ दिन लगेंगे। रियल एस्टेट वालों को कुछ रिलीफ मिल गई है यहाँ पे, जो चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। एक चीज़ जो रियल एस्टेट वालों ने हमें बताई है कि भाई फ़िलहाल तो जिस टैक्स रेट्स थे, मिसाल के तौर 7% FED अगर कलेक्ट हो रहा है ऑन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, तो वो तो सेल एंड परचेस रुकी गई थी सारी प्रॉपर्टी डीलिंग्स की, तो कलेक्शन तो ज़ीरो हो रही थी उसके अंडर। मे बी अगर कम कर देंगे थोड़ा तो शायद वो मार्केट चल पड़े और वहाँ से कुछ रिकवरी हो जाए। आई डोंट नो, लेकिन कुछ बात समझ या अकल में बैठ नहीं रही कि जब बोझ बाकियों के ऊपर इतना ज़्यादा चढ़ाया हुआ है तो रियल एस्टेट वालों के ऊपर, और वो भी प्रॉपर्टी डीलर्स के ऊपर, क्यों कम किया जा रहा है। बट इसके पीछे कोई विजन है सच नहीं नज़र आ रही तलत। सिर्फ एक ये चीज़ नज़र आ रही है कि 1 ट्रिलियन रुपीज़ इनकम टैक्सेस की मद में इन्होंने कलेक्ट करने हैं अगले साल में, और कोई तकरीबन 1 ट्रिलियन से थोड़ा ज़्यादा इन्होंने सेल्स टैक्स की मद में कलेक्ट करने हैं, और उसका बोझ जो है काफ़ी हद तक अब ई कॉमर्स और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस और डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइडर्स, फ्रीलांसर्स, ये जितनी एक डिजिटल और ऑनलाइन इकॉनमी ग्रो की है पाकिस्तान में, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक बोझ आएगा। अगेन उसको क्वांटिफाई करना मुश्किल है, इतना नहीं कह सकते अभी कितना होगा, लेकिन काफ़ी पावर्स दिए गए हैं और इंक्रीज़ हुए हैं। मिसाल के तौर में आपको एक एग्जांपल दे दूं कि अगर ऑनलाइन मार्केट प्लेस है और वहाँ पे तमाम दुकानें आके अपने आप को अपने प्रोडक्ट्स बेचती हैं, तो अब उनके ऊपर एक चीज़ लाजिम कर दी गई है कि उन्होंने अपने सारे जो दुकानें हैं जो उस ऑनलाइन मार्केट प्लेस में पार्टिसिपेट करते हैं उन सबको सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड करवाना होगा। इफ़ दे आर नॉन सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड तो वो फिर ऑनलाइन मार्केट प्लेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ सेल्स टैक्स एक्ट के अंडर कमिश्नर्स के पावर्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है। अब के नॉन कंप्लायंट सेल्स टैक्स के अगर कोई है प्रोवाइडर्स ऑफ सर्विसेज या गुड्स, उनको उनके बैंक अकाउंट्स रोके जा सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी डीलिंग्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल वगैरह रोकी जा सकती है, और कुछ हद तक वहाँ पे प्रिजन और क्रिमिनल और पावर्स ऑफ अरेस्ट भी दिए गए हैं। एग्जैक्टली वो किन कंडीशंस में अप्लाई होंगे ये डिटेल्स आई थिंक अभी सामने आएंगी आने वाले दिनों में, लेकिन ये काफ़ी एक ज़ोर किस्म का मेजर है। वॉर ऑन कैश। अच्छा खुर्रम, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, आई डोंट सी एनीथिंग अदर देन, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, अभी आपने नुक्ते रेज किए उनमें से एक को मैं पिकअप करता हूँ। ये जो ऑलरेडी डिजिटल फुटप्रिंट जिस इकॉनमी का मौजूद है
उससे आप रेवेन्यू तो जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो एक पूरे का पूरा रिकॉर्ड इटसेल्फ, उसका लेजर मौजूद है। लेकिन असल में मामला इन्फोर्समेंट का है कि आपने जिस इदारे के ज़रिए रेवेन्यू जनरेट करना है, जिस इदारे ने इम्प्लीमेंट करना है, इन्फोर्समेंट जो करनी है, वो FBR है। तो मैं FBR के चैप्टर्स भी देख रहा था और जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बातें की, उन्होंने बहुत उम्मीदें वाबस्ता की हैं कि FBR को हम स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, डिजिटाइज़ कर रहे हैं, हम बेहतरीन लोग यहाँ पर लगा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी तवक्कुआत से बेहतर ये परफॉर्म करेंगे। तो कंसिडरिंग कि कल हमने इकनॉमिक सर्वे का तजिया किया, आज हम बजट को देख रहे हैं, इकनॉमिक सर्वे के अंदर हमने अहदाफ अपने मिस किए हैं, जिनमें से बाज़ का ताल्लुक FBR से है। सो हाउ डू यू लुक एट FBR इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बजट एक्सपेक्टेशंस जो उन्होंने रखी हैं अहदाफ? आई थिंक FBR को तो काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी आने वाले साल में, और उसके लिए कुछ तैयारियां नज़र आ रही हैं। उनको पावर्स जो दिए जा रहे हैं FBR को, काफ़ी उनमें इजाफा है। अब आने वाले दिनों में अगेन ज़्यादा पता चलेगा। अभी तक तो एक अर्ली ग्लांस ही हमें नज़र आई है फाइनेंस एक्ट में, और उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा है कमिश्नर्स के पावर्स में और तमाम FBR के पर्सनल के पावर्स में। और ये जो डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनके लिए पावर्स दिए जा रहे हैं कि बैंक सब इनके अकाउंट्स को रोक सकते हैं। इनकी जो भी अकाउंट्स इन इदारों के नाम पे खुले होंगे, अगर FBR की तरफ से उनको एक कम्युनिकेशन आए कि इसमें अभी फ़िलहाल फ्रीज़ कर दो इस अकाउंट में तमाम एक्टिविटी। तो अब ये पावर्स किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, क्या इनको यूज़ करके वाकई में वो रेवेन्यू आ सकेगा जो ये गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है, आई डोंट नो, वील हैव टू वेट टू सी। माजी में इस किस्म की चीज़ों ने खप ज़्यादा डाली है, रेवेन्यू कमी पैदा हुआ है इन इस किस्म के स्टेप से। मे बी दिस टाइम इट विल बी डिफरेंट, समहाउ आई एम स्केप्टिकल। अच्छा, बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड अगर मैं पूछ पाऊँ, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो बड़ी बहस का हिस्सा नहीं होते। मैं उनके नंबर्स देख रहा था। हायर एजुकेशन कमीशन को मैं देख रहा था कि जी तालीम के शोबे को अहम तरीन शोबों में से एक शोबा बताया गया है, लेकिन उसके अंदर जो एलोकेशंस में देख रहा था वो बहुत ही नीचे हैं। मैं सेहत और तालीम के ऊपर चैप्टर देख रहा था। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो बातचीत की है, अगर आप उनके पैराग्राफ्स को नोट करें तो 9 पैराग्राफ्स उन्होंने सिर्फ मुख्तस किए हैं तालीम और सेहत के ऊपर। जब मैं इज्तमाही तौर पर देखता हूँ तो पाकिस्तान 0.8% GDP का तालीम पर लगाता है इज्तमाही तौर पर सूबे समेत, और 0.9% जो है वो सेहत पर लगाता है। तो ना आपकी हायर एजुकेशन पर तवज्जो है, ना तालीम पर तवज्जो है, ना सेहत पर तवज्जो है। एंड देन वी वांट टू टॉक अबाउट इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो ज़रा मैं आपका व्यू इसके ऊपर जानना चाहूँगा। जी, आई थिंक जो एक्चुअल तवज्जो, बाकी सारी बातें हैं तलत, जो एक्चुअल तवज्जो है वो सिर्फ रेवेन्यू पे है। दो चीज़ें होती हैं जो हमारे इकोनॉमिक मैनेजमेंट में सिर्फ काउंट करती हैं, एक रेवेन्यूज़ है और दूसरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, डॉलर्स। तो असली तवज्जो सारी इन चीज़ों में होती है, और वहाँ पे भी रेवेन्यू कलेक्शन पे ज़्यादा जोर होता है। रेवेन्यू की बेस ब्रॉडनिंग या उसमें पार्टिसिपेट किस तरह से इंक्रीज़ करें, यहाँ पे सिर्फ बातें रह जाती हैं। तो आई थिंक अब ये तालीम और सेहत हैं तो एक्चुअली सूबाई सब्जेक्ट्स। आई डोंट नो कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब क्यों इतनी देर उनके ऊपर बोले होंगे, लेकिन जितना कम इनके ऊपर स्पेंड किया जा रहा है, आई थिंक वो इंडिकेटर है कि हमारी एक्चुअल जो प्रायोरिटीज़ हैं दोज आर नॉट रियली गियर्ड टुवर्ड्स आवर पीपल, दे आर गियर्ड टुवर्ड्स द रिच एंड टुवर्ड्स द स्टेट इटसेल्फ। उसकी जो अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं बस वही पूरी करने के लिए होती हैं। खुरम, I have to leave it there. बजट तो आ गया, लेकिन अच्छी खबरें जिनकी तवक्कुआत चेंबर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लगाई रखे थे वो शायद उनको नहीं मिली। लेकिन क्या वाकईतन हम मायूस हो जाएं? बहुत सारा काम करने को है। गौहर एजाज साहब मौजूद हैं, साबिक निगरान वफाकी वज़ीर बराए सनअत व तिजारत। गौहर एजाज साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे एक ऑकवर्ड सवाल कर लेता हूँ। ऑकवर्ड इन द सेंस कि थोड़ा सा है थियोरेटिकल या फिक्शनल, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद दैट कि अगर आप बजट ये बना रहे होते तो क्या काम ऐसा करते जो इस बजट के अंदर नहीं हुआ? पहले तो एक्नॉलेज करना चाहिए जो काम हुआ है। आपकी बात, सवाल बिल्कुल ठीक है, मैं उसके ऊपर आऊँगा, बट अगर इजाज़त देंगे तो देखें, पिछले साल 9.5 ट्रिलियन का रेवेन्यू था, जो टारगेट हुआ 12 ट्रिलियन, और 2.5 ट्रिलियन रुपए जो है रेवेन्यू जो है वो हुकूमत ने इस साल में इकट्ठा किया, जबकि करेंसी का रेट 280 रुपये स्टेबल है, ड्यूटीज
जो है वही रखी गई, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, तो इसका मतलब है इन्फोर्समेंट बेहतर हुई। तो FPR उसकी टीम को मुबारक है, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी टीम को भी मुबारक है कि वो एक बहुत बड़ा ये स्टेप है कि 25% प्लस की रेवेन्यू ग्रोथ विद स्टेबल करेंसी जो है वो मुल्क में लेके आना, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। दूसरा पॉजिटिव अगर आप ये देखें कि 22% का सूद था पिछले साल, आज 11% का है, तो ये सेकंड पॉजिटिव है जो है वो फाइनेंस की टीम का। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसमें जो है वो खुद बहुत मेहनत की है कि ये जो है वो एक स्टेबल इन्फ्लेशन के जो है वो नंबर्स अगर आप देखें तो 4.7% पे आ गए। तो उसका मेजर इम्पैक्ट सिर्फ किस बात का है कि करेंसी को स्टेबल रखा गया, और करेंसी स्टेबल रखने की वजह से बेस रेट हमारा क्योंकि ज़्यादा था तो हमारी 4.7% पे इन्फ्लेशन काउंट की जा रही है। इंटरेस्ट रेट 11%। तीसरा सबसे बड़ा मैं कहता हूँ अचीवमेंट वो है हमारी कैपिटल मार्केट्स की, कि 60,000 की कैपिटल मार्केट 1,20,000 हुई, तो पूरी मार्केट ने रिस्पॉन्ड किया। चौथा, हमारे एक्सपोर्टर्स ने भी जो है स्टेबल करेंसी, 22% का सूद, 14 सेंट की एनर्जी, उसके बावजूद 6 से 7% की एक्सपोर्टर्स ने भी ग्रोथ किया। तो तलत ये 4 बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स हैं पिछले साल के जो कि हमें देने चाहिए। उसके बाद पांचवा सबसे बड़ा है कि इस वक्त हमारी पूरी कौम आई बिलीव जो है इस वक्त एक स्पिरिट के साथ दोबारा से पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान का पासपोर्ट, पाकिस्तान की जो है वो एक खुददारी, वो आज दोबारा से पाकिस्तान कौम जिंदा होकर खड़ी है। जो 10 मई में हमारे अफवाज पाकिस्तान ने जो है वो जंग जीती, उससे एक बहुत बड़ा बूस्ट है जो है। अब मैं ये समझता हूँ उसको अगले साल में हमने कौम की प्रॉस्पेरिटी के अंदर कैसे जो है उसको जो है कन्वर्ट करना है। सो दिस इज माय व्यू, इज द बिगेस्ट चैलेंज नाउ कि हम इस मोटिवेशन, इस स्पिरिट को कैसे कन्वर्ट करें टुवर्ड्स सक्सेस ऑफ द नेशन, टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन। तो कैसे करें? आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? मेरा स्टार्टिंग पॉइंट सबसे पहले जो है, क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में, तो इन्होंने जो इस साल 11.9 ट्रिलियन का बजट, 14.5 ट्रिलियन, 2.5 ट्रिलियन अगले साल फिर कहा है कि हम FBR के जो है वो कलेक्शन और करेंगे, ठीक है, वो 2.5 ट्रिलियन रुपए दोबारा से। नाउ बहुत बहुत मुश्किल काम है ये दोबारा से इतनी बड़ी ग्रोथ लेना, बट आई हैव विल गिव फुल मार्क्स क्योंकि पिछले साल इन्होंने ये अचीव किया है, टारगेट हिस्ट्री में नहीं हुआ। तो मैं ये समझाऊंगा कि इतने सारे जब रेवेन्यू इकट्ठे कर रहे हैं तो हमारी जो सैलरी क्लास है उसके ऊपर जो टैक्स का रेट 35 का जो है उसको घटाने की बात हो रही है, वो बहुत थोड़ा घटा रहे हैं, 2.5%। मेरे हिसाब से उसका रेट 20% होना चाहिए, क्योंकि ये अगर 35 का 20% होगा तो इसका इम्पैक्ट 40% होगा, जिसका कि ये 200 अरब का इम्पैक्ट है। 200 अरब रुपए तो तलत अगर आप इंटरेस्ट रेट जो मैं आज कह रहा हूँ कि आज 11% पे है और महंगाई 4.9 है, तो आपने खाली इंटरेस्ट 6.1% आपने रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव रखा हुआ है, जिसको 1% रखने की जरूरत है। और अगर आप इसका इम्पैक्ट लें तो सिर्फ आधा % अगर आप इंटरेस्ट रेट कम कर दें, सिर्फ आधा % तो इसका इम्पैक्ट 250 अरब का है। 50 ट्रिलियन रुपए का आज डोमेस्टिक डेट है प्लस, तो 250 अरब रुपए तो सिर्फ आधा % इंटरेस्ट रेट कम के हमें इसको सहूलत देनी है, क्योंकि लोग हमारे तंग हैं, हमें एक पॉजिटिव फीलिंग देने की जरूरत है। तो मेरी रिक्वेस्ट आज भी होगी, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक फैसला किया आज कैबिनेट में कि 10% उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाई हैं, मैं ये कहूँगा ये भी एक स्टेप लें कि जो 35% का 2.5% की बात कर रहे हैं, हमें इस स्टेप लेना चाहिए कि 20% का है। ये 250 अरब रुपए के, जब हम 2.5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं हमने रेवेन्यू बढ़ाना है, तो 250 अरब रुपए हम किसी जगह पे भी हम अकोमोडेट कर सकते हैं, बट हमारी कौम को ज़रूरत है पॉजिटिव फीलिंग्स के लिए। अब वो पॉजिटिव फीलिंग्स है, सैलरी क्लास इस वक्त तंग है, तो मैं सबसे बड़ा कहता हूँ कि सैलरी क्लास को जो है प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा उनको सहूलत दें। दैट इज़ माई फर्स्ट से। सेकेंड, हमें हमें तरक्की मुल्क में तलत एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ से आनी। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ आपने एक्सपोर्टर को जो है ओन करना पड़ेगा, उसके टैक्सेस जो हम ले रहे हैं उसके टैक्सेस वापस करने होंगे। अगर हम आज इस स्टेप से चलें कि 10% हमने हर सूरत में ग्रोथ लानी है, तो 5 साल में हम $50 बिलियन पे खड़े होंगे। आज हम इस साल $33 बिलियन हम गुड्स की एक्सपोर्ट करेंगे, तो 33 से सिर्फ सालाना 10% ग्रो करते जाएं, 33 का
अगले साल 36.5, उसके अगले साल 40, उसके साल 44, 44 के बाद 49। आप 5 साल में $50 बिलियन पे खड़े होंगे। 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ चाहिए। और 10% के लिए मैं कहता हूँ कि जो है हमें सहूलत देनी चाहिए। एनर्जी 9 सेंट की एनर्जी इस वक्त रीजन में IPPs के कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट हो गए हैं। हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद हमें हर सूरत में अपने एक्सपोर्टर को जो है वो कंपेटिटिव बनाना है कि हम उसको 9 सेंट की एनर्जी दें। दूसरी, हमें उनको इंसेंटिव देना चाहिए कि जो हम लोकल टैक्सेस चार्ज कर रहे हैं तकरीबन 6% के करीब है जो लोकल टैक्सेस एक्सपोर्ट के लिए जमा हो जाते हैं। हम ये कंडीशन डालें कि जो 10% ग्रो करके आएगा तुझे 6% हम तेरे जो है वो लोकल टैक्सेस वापस कर देंगे, राइट। तो एक बहुत बड़ा इंसेंटिव पाकिस्तान के लिए भी होगा कि हम 5 साल की पॉलिसी दें कि हमने 30 से 50 की तरफ जाना है और हम उसके लोकल टैक्सेस, ताकि हम उसको कंपेटिटिव बनाए दुनिया में, क्योंकि हम उन पे टैक्सेस लगा के हम उनके सिर्फ हाथ बांध रहे हैं। काम तो वो कर रहे हैं लेकिन वो काम कर रहे हैं बगैर किसी मार्जिन के या बड़े छोटे मार्जिन पे। आज जब आपने उनके ऊपर टैक्सेशन पूरी कर दी है, 50% से ऊपर का टैक्स लगा दिया, अगर प्रॉफिट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ टैक्स हमारी इनकम पे होना चाहिए, लेकिन कंपेटिटिव करें, क्योंकि पाकिस्तान का सोल्यूशन इज थ्रू एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। तीसरा जो आप कहेंगे कि आज सबसे बड़ा मैं समझता हूँ इस सारी बात में, वो ये है कि हमें अपनी जो मुल्क में 5 ट्रिलियन रुपए का आज भी हमने कहा है कि हमने डेफिसिट फाइनेंसिंग है, और हम वो डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है वो बैंक बोरोइंग के थ्रू हम पूरी करेंगे। अपनी जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है उसका 6.5 ट्रिलियन का एस्टिमेट दिया कि हम बैंकों से बोरो करेंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसमें हमें अपने आप को मैनेज करने की ज़रूरत है कि 6.5 ट्रिलियन रुपए क्यों बैंकों से बोरो करके हम जो है वो अपना फेडरल गवर्नमेंट हुकूमत चलाए। हमें अपनी चादर को जो है वो अपने हिसाब से चलना होगा। हर साल डेट बढ़ाने से, कर्जा बढ़ाने से काम नहीं चलता, ठीक है। तो सबसे बड़ा खर्च कौन सा है? ठीक, सूद का है। अगर ये सूद आज 6% पे ले आए तो 6% का सूद का मतलब है 2.5 ट्रिलियन की बचत सिर्फ ये एक हेड से कर सकते हैं। तो 2.5 ट्रिलियन की बचत करना जो है 1 ट्रिलियन की SOE का नुकसान है। एक SOE को सारी को प्राइवेटाइज, वो उस नुकसान को ख़त्म करें। अगला पॉइंट ये जो है 2.5 ट्रिलियन का गैप इसके बाद रहता है। मैं कहता हूँ कि 2.5 ट्रिलियन रुपए आपको जो आपकी रिटेल की सर्विसेज सेक्टर है, आपने उसके ऊपर और एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने की जो है कोशिश की है लेकिन लगाया नहीं। हमें उसको लगाने की भी ज़रूरत है और उसको इम्प्लीमेंट करने की भी ज़रूरत है कि ताकि हम तमाम लोग Gaurav sir, I'm sorry, but I have to leave it there. I have to leave it there. Your 3 points are very well made. 3 points are very well made. हम चाहेंगे कि बजट की बहस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद वो आपको दोबारा जहमत दे और रिफ्लेक्ट करें कि ये जो बुनियाद हमने बना दी है, इस बुनियाद को हमने किस तरह मजबूत करना है। लेकिन आपके तीनों पॉइंट्स जो हैं दे वेरी वैलिड, और मैं तो ज़ाहिर है बतौर हैवी टैक्स पेयर पहले पॉइंट के ऊपर तो आई एम पर्टिकुलरली थ्रिल्ड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग दिस पॉइंट। नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।